प्रोडक्शन कहाँ से आपने स्टार्ट किया? व्हाट वाज योर जर्नी? पहला बिजनेस आपने कब किया? मैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। और बैकग्राउंड में हमारे यहाँ मेमन और शेख्स में स्पेशली जो है ना ये होता है। हम्म। हमारे यहाँ बचपन से जो है ना बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जून जुलाई की जब छुट्टियां होती थी तो मेरे साथ भी यही होता था कि नानी का घर चूंकि बिल्कुल सामने था, तो मम्मी मेरे मामू को बता देती थी कि भाई इसकी 2 दिन बाद जो है वो छुट्टियां पड़ने वाली हैं। मामू भी फिर रात को पकड़ लेते थे मुझे, हाँ भाई कब से छुट्टियां हो रही हैं? तो कल आखिरी दिन है, तो परसों सुबह 9:30 बजे नीचे चाहिए। वो ओल्ड सिटी एरिया में खारादर मीठादर, अगर आप कराची से बिलोंग करते हो तो हम्म। मैं वहीं से अपना ग्रो अप हुआ। तो वहीं से बिजनेस की ट्रेनिंग मिली है। अब सुबह 9:30 बजे फिक्स जो है मैं मामू के पास नीचे मिलता था। 9:45 बजे मामू नीचे उतरे और एक नज़र मुझे देखा और फिर चलना शुरू कर दें। और मैं वो जो चक्की वाला दुम्बा होता है ना, जो धनिए की गड्डी के पीछे पीछे चल रहा होता है, बस वैसे वैसे जो है ना मैं चलते चलते बोल्टन मार्केट तक उनके साथ जाऊं। मार्केट में एंटर होंगे और फिर आगे पीछे बस जिस दुकान पर एक आदमी की जगह है ना, तो वहां ले जाकर बैठा दिया कि आज से ये यहाँ काम करेगा और पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, इसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, बस वहां से बैठ गए। तो 8 साल की उम्र में मुझे याद पड़ता है मैंने पहली दफा नौकरी की थी, जब मैं था तकरीबन कोई क्लास 5 6 में था। बस जाकर बैठना होता था, घर पे नहीं बैठने देना था। मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उनका विजन तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनका एक माइंडसेट इस तरह का था कि आदमी घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो उनके हिसाब से 8 साल का ये आदमी जो है ना ये मेरी जान खाएगा। 93 की बात है, 93 94 में पहली बार मैं जाकर बैठा था। और फिर हर साल की ये प्रैक्टिस हो गई थी और मुझे खुद भी पता होता था कि जून जुलाई की छुट्टियों में मैंने मार्केट जाकर बैठना है। तो मैंने अपना जर्नी शुरू किया है। ओल्ड टाउन की एक बुल्टन मार्केट मशहूर है, छांटी गली नाम है, मेरिया रोड हम्म। भी कहते हैं हम इसे कराची वाले। वहां से हम्म। मैंने अपना जर्नी शुरू किया। वहां से करते करते कभी किसी ने सेल के कार्टन उठवाए, कभी किसी ने गोडाउन में भिजवा दिया। और ज्यादातर बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा ननियाल ददियाल की साइड से थोड़ा सा टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है। ननियाल में भी ट्रेडर हमारे ज्यादा पाए जाते हैं। वालिद साहब की मेरी फैक्ट्री थी, 14 साल उन्होंने सऊदी में गुजारे हैं। 91 में अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, तो वही था कि फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। तो 10 साल जो मैंने अपनी जिंदगी के गुजारे ना मार्केटों में धक्के खाते खाते, तो रोड मास्टरी सीख ली थी। हम्म। अब वो पापा का और मेरा शुरू से जो है ना एक अड्डा रहता था। हम्म। होता है ना कि ग्रोइंग एज के अंदर फादर आपके अगर आपके करीब ना हो ना, तो बहुत इम्पैक्ट आता है। इस चीज को मैं अपनी हाँ। पर्सनल लाइफ के अंदर जो है ना फिर बहुत ज्यादा मैंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि जो मैंने फील किया है एटलीस्ट मेरा एक ही बेटा है, तो वो अच्छा। एटलीस्ट इस चीज को फील ना करे। तो वो पापा ने 14 साल जो मेरे ग्रोइंग एज थी, या जो भी मतलब मुझे अकल आने की उम्र थी ना, तो पापा अपने मसले मसाइल में उलझे हुए थे। हमारे लिए ही था ऑब्वियसली, बट उस वक्त उस चीज का एहसास नहीं था। तो एक गैप रहा, एक एक जनरेशन गैप रहा। तो उस वक्त से फिर 2002 3 तक मतलब अब माइंडसेट बन गया था कि अब इसकी ट्रेनिंग हो गई, अब ये जाकर फैक्ट्री संभालेगा। अब पुराने लफ्जों में अगर फैक्ट्री को कंसीडर किया जाए, तो फैक्ट्री का नाम सुनकर जो है ना आप नॉर्मल जो एक आम आदमी के दिमाग में आता है, वो जो स्टार प्लस पे और फिल्मों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हम्म। देखी हैं, 4x4 नहीं। का अगर कमरा हो, हाँ। 12x12 का कमरा हो, और उसके अंदर हम्म। अगर दो मशीनें लगी हो ना, तो उसे भी फैक्ट्री कहा उसे भी जाता है। फैक्ट्री, ट्रू ट्रू। लेकिन हम उसे कारखाना कहते थे। तो बहरहाल हम्म। पापा के कारखाने पे चार चार पांच मशीनें थी, 15 आदमी का स्टाफ था। और मेरा पापा से एक ही झगड़ा था मम्मी से कि मैं फैक्ट्री नहीं संभालूंगा, मैं कारखाने नहीं जाऊंगा, मुझे मशीनों की आवाज से चिढ़ होती। 2001 में शायद मैंने मैट्रिक किया था, और मैट्रिक क्लास के अंदर 10th में जाकर मैंने 6 पेपर दिए, 5 रेगुलर और एक साइंस की सप्ली थी। फिर फेल कर दिया मुझे। अब मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था, मेरा एक साइंस का प्रोजेक्ट था, और मैं जो है वो जनरल साइंस में फेल हो रहा हूँ। रीजन वॉज वेरी सिंपल, उनकी जमादार से सेटिंग थी, उनके पूरे पूरे पेपर क्लियर हो रहे थे। तो इट वॉज द रीजन। मेरा पाकिस्तान के निज़ाम तालीम से जो है ना दिल उड़ गया। इसके बाद मतलब मुझे पढ़ना ही नहीं है। 2001 में मैं गया था सिर्फ सप्ली देने के लिए, हम्म। मेरे सारे पैसे वैसे भी भरे। हम्म। और इसके बाद मैं सेंटर के बाहर गया, मैंने कहा फिर फेल कर देंगे, मैं वापस आ गया, मतलब पेपर ही नहीं तो देना आपने मुझे। पेपर ही नहीं दिया, ये भी सही है। लेकिन मैं अलहमदुलिल्लाह यहाँ मैंने पे, पेपर ही। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक चीज इसी बात पे क्लियर करना चाहूंगी। अब तो देखिए, आपने पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ आपने जॉब स्टार्ट की, ये बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे भी। बट आपका अब क्या ख्याल है कि वो अच्छा डिसीजन था या बुरा डिसीजन था, या पढ़ना चाहिए था आपके ख्याल में? 9 मैट्रिक बहरहाल मैंने पास कर लिया, कैसे किया मत पूछो।
कर लिया, नहीं मेरे पास आपने बता एप्लीकेबल दिया। क्या है। लेकिन अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जगह उस टाइम पे जो आपने फेस किया, अब माशाल्लाह यू आर आल्सो फादर, आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या उसको पढ़ना मैं चाहिए उसे किसी कंटिन्यू? बेहतर जगह पढ़ाना पसंद करूंगा। सही। और हाँ, डिग्री की वैल्यू से मैं इनकार बिल्कुल नहीं करता। हुँ, आज 38 की उम्र में आने के बाद हुँ। दुबई ने वीजा बंद कर दिया, डिग्री नहीं। येस, ये देखिए ना ये कितनी बड़ी बात है। अब जब सब लोग कह रहे हैं डिग्री मत करो, कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का। 30 मिलियन का स्टेटमेंट शो करने को तैयार हो, डिग्री नहीं है, वीजा नहीं है। सिंपल इज दैट। तो डिग्री की अफादियत अपनी जगह मौजूद है। हुँ, सेकंड थिंग, फेज होता है, उस वक्त का मेरा फेज ऐसा था। हाँ, और उस वक्त की जरूरत थी, तो उस हिसाब हुँ, से ठीक है, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इवन लड़कियों के बारे में कहा जाता है, पढ़ लिख के क्या करेगी, शादी करके तो हुँ, अपने घर जाने, हुँ, रोटी पकानी है। हुँ, हमारा हुँ, भी यही था कि भाई पढ़ के करूंगा क्या, मैंने कौन सा साइंसदान बनना है, हुँ, मैंने तो नौकरी, मैंने तो धंधा करना है। तो हुँ, मैं 2005 में मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेकर बाजार के अंदर आ गया। जिंदगी में पहली नौकरी मेरे ताया ने लगवा कर दी मुझे किसी एक एक्सचेंज के अंदर, जहां मेरा काम सिर्फ ये था कि मुझे टाई लगा कर जाना है, मुझे जूते रोज पॉलिश करने, दोपहर का खाना मैं अपनी जेब से खाऊंगा, बस में मैं जाऊंगा, बस में वापस आऊंगा। और मुझे दिन में 50 चक्कर अभी मेट्रोपॉलिटन के लगाने और 100 चक्कर फैसल बैंक के लगाने, फॉर्म पकड़ना है, दो डायरेक्टर का साइन कराना है, और बैंक में जाकर उसके बाद ठप्पे लगवाने हैं, वापस आने हैं, टेबल पे रख देना। 3 महीने अलहमदुल्ला ये नौकरी की। इसके बाद मैं आ गया बेजार। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पढ़ने लिखने का शौक तब भी था। शायद मैं 95 97 97 में मेरी अम्मी मुझे उठाकर ले गई एक दफा जून जुलाई की छुट्टियों में, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। टाइपिंग, उस वक्त टाइपिंग बड़ी चलती थी, हुँ, कंप्यूटर का बहुत ज्यादा जमाना नहीं आया था। तो टाइपिंग में ले गए, इसको टाइपिंग सिखाओ। बोला आंटी इसके इतनी इतनी सी उंगलियां टाइप राइटर पे पूरी नहीं आएंगी। तो बोला अभी मैं इसका क्या करूँ, बोला सामने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहां ले जाओ। तो मेरी माँ मुझे सामने उठा कर ले गई, इसको कंप्यूटर सिखाओ। बोला बाजी इसका हाथ टाइपराइटर पे नहीं आता तो कंप्यूटर कीबोर्ड पे कैसे आएगा। तो बोला इसको हुँ। क्या करूं मैं। तो बोला हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हाँ तो इसको बैठा दो। मम्मी ने मुझे हर जगह मसरूफ रखा। घर नहीं बैठने देना चाहती थी आपको। वो मेरी माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, इसमें मैं समझता हूँ, मैं क्रेडिट दूंगा, 70 to 75% जो है ना मेरी माँ का हाथ है। क्योंकि हुँ, नेचर जो है ना, वो मतलब बिल्कुल नेचर माँ। तो नहीं, जो माइंडसेट जो है ना, वो यस, माइंडसेट मेरी माँ, मेरे मेरी यस। ग्रोइंग में, मेरी ट्रेनिंग में। और जाहिर सी बात है, उसी घर में पला बड़ा, उसने पैदा किया था, तो सोच और जो बहादुरी या जो कॉन्फिडेंस है, ये मेरी माँ का दिया हुआ है। पापा मेरे हुँ, बहुत हम्बल थे, बहुत ठंडे मिजाज के थे। हुँ। उन्होंने जिंदगी बाहर गुजारी है, तो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी, आप खुद ओवरसीज हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि ओवरसीज के दुख क्या होते हैं। तो उस दौर में आप गोल्डन एज में, आप गोल्डन एरा में हैं। यू हुँ। वॉन्ट बिलीव, आपने मुझे एक लिंक भेजा और हम फेस टू फेस बैठे हुए हैं। जी, जी, ट्रू, ट्रू, ट्रू। मुझे आज तक याद है, वहां से कोई पैसेंजर आता था तो उसके साथ एक कैसेट आती थी, हुँ, कैसेट के अंदर और साथ में एक लिफाफा आता था जिसमें 4-5 पेजेस होते थे। मेरी वहां पढ़ती थी और रोती थी, हुँ, फिर वो कैसेट सुनती थी और रोती हुँ, थी। हुँ, और फिर हुँ, कैसेट को उल्टा करके उसके अंदर दोबारा रिकॉर्ड का बटन दबाकर एक मैसेज यहाँ से जाता था, जो शायद 15 दिन हुँ। बाद, महीने बाद कोई पैसेंजर जाता था तो और लेकर ये जाता था। हम और आई एम सॉरी टू कट यू, ये हम किस सन की बात करें? कौन-सा ईयर था? ये अर्ली 90, मिड 80s की बात हो रही है, 85 to ओह! 89 की बात हो रही है। हाँ, फिर तो वाक़ई ये कैसेट रिकॉर्डिंग और और ये सब चलता था उस टाइम। और मेरी माँ की बहादुरी का ये आलम था कि हम मूसा लेन में जिस घर में रहते थे ना, 2 कमरों के, तो था हमारे कमरे की खिड़की कब्रिस्तान में खुलती थी। और हुँ, रात में जो कब्रिस्तान में लाइट जलती थी ना, तो कबर का जो शेड होता है, वो हुँ। शेडो जो है वो कमरे की छत पे आता था। और मेरी माँ हम 2 भाइयों को लेके सोती थी, अकेली रहती थी। अच्छा देखिए, अब आपकी आपकी वाली बात में भी जब कोई और ऑप्शन ना ना हो बहादुर होने के अलावा, तो फिर आपको बहादुर होना पड़ता है। और जब सही। औरत ने सोच तो लिया ना कि वो बहादुर है, तो फिर वो आई बिलीव वो किसी भी हद तक जाती है अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। और आज की डेट में मेरे पास एक स्टाफ मेंबर ऐसी है, सेम इस सिचुएशन से गुजर रही हो, लिटरली मैं उसे बोलता हूँ, मैंने कहा तू मेरी मम्मी जैसी है। मैंने वहां सर जो है टिश्यू बेचना शुरू किया, जॉब तो थी नहीं। तो एक मोटा सा कागज, आप 10-15 साल पहले अगर कराची के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे होगे ना, हुँ। तो आपने हाथ में एक पेपर आया होगा, पेपर जैसा एक टिश्यू आया होगा, व्हाइट कलर का, हाँ, रफ रफ सा होता है। व्हाइट कलर का। हुँ, बेसिकली वो फिल्टर पेपर था, और उस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला मैं हूँ एज अ टिश्यू पेपर। हुँ, और उसे लेकर मैं एक एक रेस्टोरेंट पे जो है ना, जा जाकर मैंने एज अ सैंपल खुद को इंट्रोड्यूस कराया, और ऐसे एक सैंपल रखा कि भाई ये नया टिश्यू पेपर आया है मार्केट में,
दिमाग मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलता था, और इस मामले में जो है ना, ये क्रेडिट पापा को जाता है हम्म। कि जितना मतलब मम्मी एक होता है ना, जबरी, तेज और कॉन्फिडेंट, पापा इतने ही हम्बल थे और चीजों को समझते थे, ठंडे दिमाग। हम्म। मुझे कैलकुलेटर चलाने का बड़ा शौक था, तो मैं हम्म। रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत करता था। तो उस वक्त उस पेपर को मुझे कतई नहीं पता था कि पेपर के फॉर्मूले होते हैं। हमारी पेपर हम्म। फील्ड के अंदर हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, डेफिनेटली किसी यस। भी चीज का हो, अल्गोरिथम कह लो या फॉर्मूले कह लो। तो हमारे पेपर, मैं पैकेजिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पेपर में भी फॉर्मूले मुझे नहीं पता थे। मैंने उस हम्म। पूरे प्रोडक्ट की जो है ना रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, और जो कि मेरी सेल्स पिच होती थी। उस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ एक टिश्यू पेपर होता था, पिंक कलर का, रोज पेटल। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ आप ये हाँ, बिल्कुल कर बिल्कुल देना। हाँ। तो उस वक्त रोज पेटल का पार्टी पैक हुआ करता था, और मुझे उस पार्टी पैक के सामने जो है ना अपना क्लाइंटेल खड़ा करना था। मेरी हम्म। जिंदगी की एक पॉलिसी रही है, क्लाइंट बोले ना कि यार मैं ये चीज इस्तेमाल करता हूं, आपके पास है तो दे दो, तो मैं कभी भी ढूंढने के लिए नहीं निकलता। मैं हमेशा क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट ऑफर करता हूं। उसका सिंपल रीजन मेरे माइंड में ये हम्म। होता है कि ये चीज जो है ना, इसके प्रोज एंड कॉन्स से वाकिफ है क्लाइंट। ये मुझे कमाने नहीं देगा। अगर तुझे चार पैसे कमाने हैं तो तुझे अपनी चीज बेचनी पड़ेगी, चाहे इसी को मॉडिफाई करना पड़े। हम्म। ये मेरी सेल्स होती थी। वो रोज पेटल का आता था 8 बाय 8 का टिश्यू पेपर। हम्म। सेम चीज होती थी, मेरी सेल्स पिच ये होती थी कि ये नया टिश्यू पेपर आया है, आप पिंक वाला यूज करते हो, ये व्हाइट वाला है। आप किसी भी कस्टमर के सामने जब टिश्यू पेपर के बहुत सारे बंच रखने पड़ते हैं आपको, और क्लाइंट कभी भी पेपर टेबल के अंदर, ये प्लेट के ऊपर जो है टिश्यू पेपर छोड़ कर नहीं जाता, वो खा जाता है। आपका हम्म। पर यूनिट आपको इतने का पड़ता है। मैंने इतने कैलकुलेशंस किए थे, तो आपको पर यूनिट इतने का पड़ता है। ये मेरा टिश्यू पेपर है, ये आपके चार की जगह एक यूज होगा, आपको एक प्लेट में एक रखना पड़ेगा। रोज पेटल के 4 पीस आपको जो है वो 50 पैसे के पड़ते हैं। ये एक यूनिट आपको जो है वो 17 पैसे का पड़ेगा, और क्लाइंट दो से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। और साइज और वेट को कैलकुलेट करके रोज पेटल का 8 बाय 8 का 1 किलो में जितने पीस बनते थे, सेम उतने ही पीसेस मैंने 1 किलो में निकाले। लेकिन उसका साइज चेंज कर दिया। वो 8 बाय 8 था, मैं 7.5 बाय 9 पे ले गया। अब क्लाइंट हम्म। कभी चेक ही नहीं कर पाता था कि यार रोज पेटल से साइज में भी बड़ा है, हाँ हाँ और हाँ। यार ये तो रेट में भी कम है। वो एक हम्म। मेरा अपना तरीका है, वारदात कह लो। हम्म। तो किसी को अगर क्रैप करना हो तो ये तरीका है, वारदात है, कि कभी भी क्लाइंट को वो चीज ऑफर मत करो जो वो चला रहा है। हमेशा हम्म। अपनी चीज ऑफर करो, बेशक वही चीज हो लेकिन मॉडिफाई कर दें, तो शायद ग्राहक ग्रैप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज चल तो रही है, चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। हम्म। वहां से वो टिश्यू पेपर का काम शुरू किया, यहाँ नौकरी छूटी, वहां टिश्यू पेपर हाथ में था, लेकर निकल पड़ा। रमजान के महीने में खारादर के ही एक फास्ट फूड की एक दुकान ने मुझे कोई ऑर्डर दे दिया बहुत बड़ा। हम्म। उन्हीं दिनों खाने पीने की जो है ना वो बंदिश लगी हुई थी, मुशर्रफ हुकूमत थी, और खाने खाने के ऊपर जो है ना हॉल्स पे पाबंदी लग गई थी। हम पाकिस्तानी अवाम है, हम खाना खिलाए बगैर तो जाने नहीं देंगे किसी को, मेहमान नवाज तो बहुत हैं। तो मेला रेस्टोरेंट और बुफे हाउसेस के अंदर जो है ना दावतें होने लगी। मेरे दिन पहुंच गए, हम्म। डायरेक्टर के सामने अपना प्रोडक्ट रखा, उसकी कत्तन उसको जरूरत नहीं थी। उसने कुछ जुगाड़ निकाला, जैसे मैंने जुगाड़ निकाला उसने भी जुगाड़ निकाला। बुफे हाउसेस के अंदर, बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर आपके क्लोथ नैपकिन यूज होते। यस। क्लोथ नैपकिन उस वक्त 50 रुपए का एक होता, 10 रुपए का एक होता था, हम्म। और 100 लगाते थे, 80 वापस मिलते थे। ये मैंने उस डायरेक्टर के अल्फाज हैं जो मैं कोट टू कोट बता रहा हूँ। 100 हम्म। रखते हैं, 80 वापस मिलते हैं। धुलाई और क्लब वगैरह के जो 2 रुपए लगते हैं, ये लड़का आया है 25 पैसे में दे रहा है, लेना है क्या? 47 पैसे में दे रहा है, लेना है क्या? उसको क्लिक किया, मैंने सेम क्लोथ नैपकिन का साइज बनाकर उसे चीज प्रेजेंट की। उसने कहा मुझे यहाँ ऊपर मेला छाप दे, मैंने छाप दिया। फिर पापा का एक पुराना ढक्कना पकड़ा, उसने बोला मैं छाप दूंगा। उसने 1 महीना लगाया, उसे भी नहीं पता था कैसे छपेगा, क्योंकि जुगाड़ था, सारे जुगाड़ पे चल रहे थे हम लोग। हम्म। उसने वो मेला प्रिंट करने में 1 महीना लगाया। वो उस हद तक तो पहुंच गया, लेकिन मुझे 1 महीना लगा। तो क्या यहाँ मुझे आपके अपनी जिंदगी कस्टमर का, ने इतना वेट कर लिया? क्योंकि कस्टमर तो चला एग्जैक्टली वहां जाता है। मुझे अपनी लाइफ का दूसरा लेसन मिला, कमिटमेंट इज एवरीथिंग। हम्म। मैं माल लेकर गया। अच्छा, मैं 15 दिन में एक बार जब सैंपलिंग तैयार हुई, सारी चीजें करके किया, मैंने सिर्फ 5,000 रुपये डाउन पेमेंट ली। हम्म। 25-30 हजार रुपए का बिल था। उसने 50,000 यूनिट का ऑर्डर दिया था, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर था ये, बड़ा बड़ा हाँ पहला पहला। सबसे बड़ा ऑर्डर। क्योंकि उस वक्त 50,000 यूनिट का ऑर्डर, और नबील भाई ने कैलकुलेटर चलाए और प्रिंटिंग वाला ढूंढ रहे, महीना लगा मुझे। बाई दी एंड में उसके पास पहुंच गया माल लेकर, उसने लेकर रख ली। हम्म। उसके बाद आई पेमेंट लेने की बात। अब अब उसने उसने भी पेमेंट आपको के इंतजार टाइम करवाना है जितना आपने करवाया। 5,000 रुपये उसने पेमेंट की।
मैंने कहा भाई आपकी मेरी पूरी पेमेंट की बात हुई। बोला नहीं, तूने देर की है, मैं भी देर करूंगा। उसने मुझे हफ्ते के 5,000 दिए। 7 हफ्ते जाकर मेरे 35,000 रुपये पूरे रिकवर हुए। मैं चुपचाप अपनी पेमेंट लेकर आया, जिंदगी का कोई तीसरा ऑप्शन लेसन। नहीं। सुकून से। ऑप्शन की बात नहीं है, मैं झगड़ सकता था, हम्म। झगड़ता, जिंदगी भर चौकड़ी लग जाती, सुकून से पैसे के लिए। हाँ हाँ हाँ, लंबा कस्टमर के साथ रहने के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पेशेंस इज पड़ता है। एवरीथिंग। अच्छा, आपकी और सारी बातों से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया। आपने कहा कि मेरे वालिद जो हैं वो गल्फ रहे काफी अरसा, उन्होंने वहां पे सब कमाया, तो वापसी पे आते हुए क्यों नहीं था कुछ ऐसा कि बिजनेस स्टार्ट किया जा सके या बता कुछ? देता हूँ। 89 के अंदर जब वो उनकी 3 दुकानें थी, 2 मदीने में, एक जिद्दा में। हम्म। ठीक है, और ये बेसिकली जिद्दा सऊदी में थे। बिजनेस हब। हम्म। तो सऊदी में। तो हुआ ये कि सीजन के टाइम पे, मेन पीक सीजन के टाइम पे, 2 पार्टनर्स ने हाथ उठा लिया। बोला हम दुकान नहीं खोलेंगे। अब पापा तो चले गए मेरे। बहुत ज्यादा स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पापा ने एक दफा बताया था, बोला पीक सीजन के टाइम पे तो 2 महीने कफील ने दुकान संभाली थी। तो कफील को काला सफेद सब समझ पड़ गया। तो 2 महीने बाद जब वहां पहुंचे तो कफील ने कुछ शराइत ऐसी रख दी कि 2 पार्टनर्स पीछे हट गए। पीक सीजन के अंदर पापा ने 3 दुकानों का माल एक साथ बेचना था। पापा ने 1/3 भाव खोल दिया बाजार के अंदर। बोला भाई ये 2 पार्टनर थे, एक मैं था, इन दो ने नुकसान कर दिया, ये खड़े हो गए। सीजन के बाद ये माल कौन खरीदेगा मुझे बता हाँ, दो। अपना तो रिकवर कर लें वो, मुझे कोई हाँ। तकलीफ नहीं है, मैं आज भी अपने भाव पे आने को तैयार हूँ। ये 2 पार्टनर का माल है, पूरा बाजार मिलकर खरीद लो। मेरे तो हम्म। 2 पार्टनर है, तुम 50 आदमी हो, मिलकर ये माल खरीद लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने हिस्से का माल रख के बेचने को तैयार हूँ। सारे पीछे हट गए, पापा ने रोड कर दिया। प्लस माइनस करके लॉस हुआ, और बाई दी एंड लॉस ही होना था, जो बच ऐसा गया ही है। चैप्टर क्लोज किया। दे दिला के जब वापसी आने का टाइम था, तो पापा के पास शायद मम्मी बताती है कि पापा जो है ना वापस आकर टिकट के 10,000 रुपए भरे थे। मुझे हमेशा जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, मेरे 30 साल के बिजनेस पीरियड के अंदर, 2004 से भी पकड़ के चलूं तो 4, 14, 24, 20, 22 साल, 25 साल, जो भी मेरा बिजनेस का जर्नी है, इसमें अगर पापा ने मुझे किसी न किसी जगह, किसी न किसी ने सपोर्ट ना किया होता, तो मैं यहाँ ना होता। मैं टिश्यू पेपर के रोल खरीदता था, उसकी जो प्रोसेसिंग होती थी, कन्वर्टिंग होती थी, पापा की फैक्ट्री में होती थी। और पापा हैं, अजरा मेहरबानी करते थे। दूसरे लोगों पैसे के पास ये चार्ज नहीं लेवरेज करते। खर्च के थे। हम्म। इस बात है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी, आज मुझे सब समझ आता है। लेकिन जो मेरे साथ जितनी भी अच्छाइयाँ हुई हैं, या मैं समझता हूँ कि यार मैं तो बहुत चौड़ा हो गया, मैंने तो बहुत हम्म। तीर मारे, तो एक्चुअली उस दौर में अगर वो लोग मेरे साथ इस तरह ना खड़े होते, ये इसे गायबाना मदद भी कहते हैं अल्लाह की, ऐसा ही है, ट्रू। तो ये हम्म। गायबाना मदद ना मिलती, तो शायद मैं वहां ना पहुंच पाता जहां मैं आज मौजूद हूँ। जो बहुत जगहों पर अल्लाह ताला ने बहुत करम नवाजियां की हैं मेरे साथ। हम्म। बिन मांगे अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे दी हैं, और मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये अल्लाह ताला का करम था। और ये चीज मेरे लिए ऐसे होना जरूरी थी, क्योंकि मुझे इस जगह पहुंचना था। मैं हाँ, कुछ चीजों प्रोसेस से गुजरना। स्ट्रांगली बिलीव। हम्म। तो वो 2004-05 में वो जो मेला रेस्टोरेंट से मुझे जो ऑर्डर मिला ना, तो उसने मेरी लाइफ में एक बड़ा, एक क्या कहना चाहिए, चेंज लाया। कि हम्म। मुझे जो है ना वहां से एक एक स्टार्ट मिला, जंप स्टार्ट मिला। फिर मैं बड़ी डील्स पे आना शुरू हुआ। मार्केट में आए हुए, चाहे वो ई कॉमर्स वाले हों, चाहे वो मेरी तरह ऑफलाइन मार्केट वाले हों, इन सबको जब मार्केट में उतरते हैं तो सबसे ज्यादा जो फेस करना पड़ता है वो होते हैं बेसिक खर्चे, इनिशियल यस। चार्जेस। हर चीज के, हर चीज की एक इनिशियल कॉस्ट होती है। मुझे कभी भी वो इनिशियल कॉस्ट पड़ी ही नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा करम है मेरे ऊपर, अल्लाह ताला का, कि मुझे कभी भी इनिशियल कॉस्ट नहीं पड़ी। मुझे कोई ना कोई पीछे से ऐसा मिल जाता था जो मेरी इनिशियल कॉस्ट को जो है ना कट ऑफ कर देता था। मैं समझता था मैं बहुत चौड़ा हूँ। हम्म। इन चीजों के साथ मैंने कोई 2007 तक ठीक ठाक पैसा कमाया भी। और अगेन मुझे फिर मिल जाता था, तो कहीं ना कहीं से मैं आवाज मारता था और मुझे पैसे भी मिल जाते थे। मैं आज जहां बैठा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात यहाँ बैठा हूँ। ये 20 साल 30 साल का जर्नी है अपनी जगह, लेकिन इसमें मैंने अप्स और डाउन्स बहुत देखे हैं, मैंने लॉसेस भी बहुत हाँ, देखे हैं, और पैसा भी बहुत देखा है। तो पैकेजिंग की लाइन में जो सबसे बड़ा नेगेटिव मसला जो आता है वो यही आता है कि एक चीज है, मैंने आपके लिए प्रिंट करके रख दी, अब आपके अलावा आपको ही और लेनी है, कोई नहीं लेगा। हाँ। हम्म। अब आपने बोला ना यार मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब मेरी मजबूरी है, मुझे साल भर बैठकर आपको माल बेचना है।
और ये हमारी प्रिंटिंग के अंदर हर मिजाज का आदमी है, प्रिंटिंग या बिजनेस लाइन में हर मिजाज का हर आदमी है। हर लेकिन नबील इसमें ये बात बताइए कि क्या क्रेडिट पे काम फिर करना चाहिए? जैसे अब आप ये बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड आके मुझे कहता है कि अच्छा मुझे 50,000 यूनिट्स बना के दे दो इस पर्टिकुलर बॉक्स के। मैं अगर वो यूनिट्स बना देती हूँ, कल को वो मुकर जाता है, मेरा तो पूरा का पूरा स्टॉक लग गया उसके अंदर और कोई और लेगा भी नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि क्रेडिट पे काम ना करें। ये मार्केट की मजबूरी है। तो 2008 में जब ये मैंने डाउन देखा, इससे पहले मैं 2005 में 4 में मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉस करके खड़ा होता हूँ, हुँ। और इसे मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरी लर्निंग है, मैंने फीस भरी है। जब कोई लॉस होता है ना, तो मैं बोलता हूँ ये सीखने को मिला। और मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते थे कि भाई कितनी फीसें भरेगा, मतलब कोई सीखने की हद होती है कि नहीं? तो सीखने की कोई हद नहीं होती है, जितने ज्यादा नुकसान उतनी बड़ी फीस और उतना बड़ा हाँ, एंड फेल फास्ट। बस। सब जो है ना वो पैसे वैसे सब तेल हो गए। मुझे 3 साल लगे उसको रिकवर करने में, और वो भी इस तरह से कि अल्लाह ताला ने ही रास्ता बनाया। और उसका रीजन ये था मेरे लॉस होने का, जो बाद में मुझे समझ में आया। असल में मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत पैसा कमा लिया था। तो वो पंजाबी में बोलते हैं ना, बंदा बेऔकाता हो गया। तो मैं बेऔकाता हो गया। आपको अपनी गलती का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हुँ, तक आप अपनी हुँ, गलती नहीं जानते ना, आप उसको ठीक नहीं कर हुँ, सकते। हुँ। तो मुझे जब समझ में आया कि मेरी गलती क्या थी, इसके बाद फिर मुझे जो है ना वो मेरे रास्ते सीधा होना शुरू हुआ। तो उस वक्त ये हाल गलती था करना कि ज़रूरी है, नबील, गलती के बगैर आप सीखते नहीं हैं। अगर आपने छोटी गलती से सीख लिया बेहतरी है, बड़ी गलती करके सीखेंगे नुकसान ज़्यादा होगा। एक टीचर थे हमारी कोचिंग के, तो वो बोलते थे कि कुछ भी समझ में आया ना, तो मतलब कोई भी, वो इंजीनियर थे, तो बोला जो समझ में आया ना उसको खोल के बैठ जाओ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ नहीं तो ये जरूर सीखोगे दोबारा उसको खोलना नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली एक्सपीरियंस आ ऐसे जाएगा। ऐसे अपने आपकी लाइफ में जो टीचर्स होते हैं ना, उनके एक एक इस तरह के जुमले आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। आज सही। तकरीबन कोई 20 साल हो गए इस बात को, लेकिन वो मुझे आज तक छपी भी है। तो मैं आज भी कोई भी काम करते हुए हिचकिचाता नहीं हूँ, मुझे पता है दूसरी बार नहीं करूंगा, या तो नेक्स्ट टाइम ऐसा करूंगा कि सीख जाऊंगा। इब्ने सफी शुरू किया, इब्ने सफी के बाद मजर कलीम, इश्तियाक अहमद, सब खा गया मैं। तो वो दिमाग में इतनी वोकेबलरी इतना थी, इतनी हाँ, वोकेबलरी आई थी। अंडरस्टैंड। आपका जो तो बोलने वो की आप, तेज़ी है ना वो नबील इसी वज़ह से है, क्योंकि जब इंसान का दिमाग तेज़-तेज़ चलता है ना तो वो कहता है मैं किसी तरह डिलीवर कर दूँ ये सारी बात, मैं बता दूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इतनी वोकेबलरी मतलब दिमाग में इतना भरा हुआ, और इतनी किताबें छाटी हुई हैं ये थी उस टाइम पे कि मतलब साइंस डाइजेस्ट नहीं छोड़ता था। साइंस रिसाला एक आया करता था, वो अभी पब्लिक से ही मिलता था, क्योंकि मेरे अलावा कोई पढ़ता नहीं था। हुँ। तो वो भी, और फिर आज तक मैं तख्ती का चैनल जो है ना, दोपहर को लंच के टाइम पे या नाश्ते के टाइम पे बैठा हूँ ना, मैं तख्ती लगा कर बैठा हुआ होता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदिल इम्तियाज साहब का बहुत अच्छा अच्छा। चैनल, जबरदस्ती दिखाता हूँ। नहीं तो हुँ। ध्रुव राठी है, नितेश ओह! ही राजपूत इज़ है। वेरी गुड। अब वो तो अब इलेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग जान गए हैं, हाँ, अदरवाइज तो मिलता ही नहीं था उसको। हाँ। अच्छा उसको और एक वो हमारे पाकिस्तान का भी यूट्यूब चैनल था जिसमें देखो सुनो जानो, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। सुहेल बहुत ही वड़ाइच नाम है अच्छ सुहेल वड़ाइच। ध्रुव राठी के बाद फिर वो एक नितेश राजपूत है, वो है। इसके अलावा गीगल करके एक चैनल है, गुड हुँ। गीगल, गुड लाइफ, गुड आइडिया, गुड लाइफ, गुड अच्छा। आइडिया गुड लाइफ, ये सारे हुँ। रिकमेंडेड चैनल्स हैं देखने के। इससे बहुत सीखने को मिलता है। एक गौरव ठाकुर है, साइंस हाँ, के बहुत हाँ। जबरदस्त जो है ना उसके। इंडियन इंडियन बड़े अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बड़ा अच्छा कमाल का कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। हमारे यहाँ बस सिर्फ फॉर्चून, हाँ, हाँ। तो आप इसीलिए देख हमारे लीजिए ना कि यहाँ फिर पर जो है इंडिया ना, कहाँ चला गया है और हम कहाँ हैं। अब हमारे उस्ताद बोलते हैं, मैंने भी रिसेंट एक मार्केटिंग की एक ट्रेनिंग उड़ाई थी, तो मेरे उस्ताद ने मुझे बोला कि किसी भी कंपटीटर को, मतलब सामने जो आपकी सेम नीश में है ना, उसे कंपटीटर नहीं, क्या कहता है, इंस्पिरेशन कंसीडर करो। आप पेप्सी को कंपटीटर नहीं बना सकते, आप पेप्सी के लेवल पर नहीं हो। तो लेवल अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक हाँ, कर रहे हो, तो आप पेप्सी को इंस्पिरेशन लेकर चलो। हाँ, उसको अगर टारगेट आप बनाएँ कि मैंने डे वन ऐसा से करना है। कंपटीटर बनोगे, तो आप कभी भी कप वहां नहीं पहुंच सकते। हुँ, सही कंपटीटर बात है। आपके लेवल का हो। मील देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जितनी बड़ी हमारी यूथ है, जितनी जितने यंग लोग हैं, जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, वही लोग अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो वो क्या से क्या कर देते हैं। और वही लोग अगर पाकिस्तान में हैं, तो सिस्टम उन्हें कुछ करने ही नहीं देता। सिस्टम का भी तो एक रोल होता है ना? देखिए, सिस्टम बनाना पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर हुँ। मैं, दो ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ पर सनी अली को तो आप सब जानते हैं, अमेजोन, हाँ। पाकिस्तान में अमेजोन का भगवान कहलाएगा। हाँ, सही ट्रू ऐसा ही है ऐसा ही है बिल्कुल। पायनियर है, मैं उसे उस्ताद हाँ। मानता हूँ, डिसाइड बहुत सारी चीजों के, लेकिन मैंने स्टिल मैं काम कहता हूँ उनकी वजह से शुरू किया था। मैंने उनकी पहली वीडियो देखी थी और उसके बाद मैंने अमेज़न का काम स्टार्ट किया था। सेम हियर।
तो इसका मतलब ये है कि 90% नहीं तो चलो 80% पाकिस्तानी जो ई कॉमर्स की लाइन में है, उनके पीछे अगर एज अ पायनियर किसी को कंसीडर करे तो सनी अली होना चाहिए, ही इज द क्योंकि मैन, उसने यस। जैसे भी किया, लेकिन उसने जो बात की ना, तो उसकी वजह से लोगों को दिमाग में चिंगारियां उठी। विजन देना ही बहुत बड़ी चीज है ना, किसी को बता देना कि भाई देखिए, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, डोंट गिव अ फिश, टेल देम हाउ टू फिश। मैं एक्सपोर्ट के लिए अपने आप को अगले 5 साल में वहां देखता हूं। मुझे उतनी ही गालियां पड़नी है जितनी उसको पड़ रही हैं। he 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 doesn't bother even। उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, उन्होंने जो सेम करना था वो हियर, उन्होंने कर लिया। हाँ। सेम हियर। अब उसकी एग्जांपल मैंने क्यों दी? 2018, 19, 20 में अमेजोन को पाकिस्तान में कितने लोग जानते हैं? चिल्लर। मैंने तो कोई नाम भी ही नहीं नहीं, सुना था। नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं। ई तो कॉमर्स में जब वेबसाइट 3 साल काफी। तक, 2022 तक गिनती कर लो, अमेजोन पे जितने भी काम हो रहे थे जुगाड़ पे हो रहे थे, मानते यस हो? यस यस आप कभी यूएसए में मामू तलाश कर रहे हो, कहीं यूके में फुप्पी यस। तलाश कर रहे हो, सारी बातें बताई सनी अली ने। एक वक्त ऐसा आया 2022 में, जब वो, बल्कि कोविड के बाद 21-22 में गवर्नमेंट ने इस चीज को कंसीडर किया गया, अमेजोन यस नाम की एग्जैक्टली। चीज है। हम्म। बहुत सारे अमेजोन के बड़े लोगों ने, ऊपर के लोगों ने आवाज उठाई, और उन्होंने बताया कि देखो इतने लोग अमेजोन का काम कर रहे हैं और उससे इतना डॉलर आ रहा है जो पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन नहीं आ रहा, और ये वे आउट होना चाहिए। इससे पहले आप बोलते थे बैंक में जाकर, अगर आपका अपना जाती एक्सपीरियंस रहा, और बैंक में जाकर बोलो मुझे अकाउंट खुलवाना है, वो बोले काम क्या करते हो? बोला मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ। बोला ये कौन सा काम होता है? आज की डेट में भी ऑनलाइन के धंधे को आज भी बैंक ऐसा धंधा ही। ही नहीं मानता। यस यस एग्जैक्टली। और अगर जरा ज्यादा पैसे आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, भाई बताओ आए कहाँ से। लेकिन वही हाल है, या आज की डेट में इस नौजवान तबके का भी यही हाल है। प्रॉब्लम इज दैट कि इनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, और उसका रीजन ये है कि फास्ट फूड में होने अभी यूथ, आपके हिसाब से 25 साल तक का बच्चा कहलाएगा? इसके बाद का तो अंकल हो गया मेरे जैसा। भाई फिर ये वो तो बात और पीछे चली जाएगी नबील। 25 साल क्या, हमारे तो मुल्क में 35-40 साल के भी बच्चे ही हैं, क्योंकि माए लड़कों को बड़ा होने ही नहीं देती हैं। वो एक में गोरा बंदा है ब्रायन साहिल भाई ट्रेसी में कहते हैं ना, उस। साहिल भाई कहते हैं ना, 60 साल का बच्चा, साहिल अलीम हाँ साहब। एग्जैक्टली exactly। वो मैं आपको ये बात बताने लगी थी कि एक स्पीकर है इंग्लिश, वो ब्रायन ट्रेसी उनका नाम है। ही सेड दैट आई हैव सीन 60 years old बॉयज बिकॉज मैन वाज नेवर नीडेड। क्योंकि आपने उसको मर्द बनने ही नहीं दिया, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली ही नहीं, उसको हमेशा बच्चा ही ऐसा ही, बना के रखा। माओ का बहुत बड़ा रोल होता है नेशंस को बनाने में। मेरी माँ ने मुझे 18 साल की उम्र में बोल दिया था, मुझे हर महीने 5,000 रुपए घर में चाहिए, हम्म कैसे लाता है तेरा मसला, हम्म। तुझे नहीं जाना कारखाने मत जा, मुझे हर महीने 1 तारीख को 5,000 रुपए घर खर्चा चाहिए। 17 साल की उम्र में शायद बोल दिया था, या 16 में बोल दिया था, याद नहीं है। लेकिन दो ऑप्शन थे, या तो 5,000 रुपए महीना घर में दे, या कारखाने जा। मैं कारखाने नहीं जाऊंगा, मैं निकल गया हम्म। था धंधा करने। एनी हाउ, तो वो जो आप कह रहे हो ना कि लड़के भाग रहे हैं यहाँ से, तो ये 25 साल के बच्चे एक्चुअली, इन लोगों ने बड़े होते हुए सुबह नाश्ते में जो है ना, 2 मिनट नूडल्स खाए हुए। इनको हर चीज फौरन चाहिए। फौरन चाहिए, ये यस। इनका विजन नहीं है, और कसूर इसमें इन बच्चों का नहीं है, हमारी जो पीछे, ये विजन देना गवर्नमेंट का काम होता है, यस। सहूलियत देना गवर्नमेंट का काम होता है। चाइना रोटी कपड़ा में मकान से निकलने दें तो फिर कोई विजन आए ना, या कुछ तो और आए। वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि बच्चा है, अवाम भी वैसी ही है, बच्चा दिमाग है, तो इस वजह से आज की डेट में जो बाहर भाग रहा है, मैं उसे कसूरवार नहीं ठहराता। रोटी का मसला है भाई। भूखा खाली खिदमतें तब अच्छी लगती है जब जेब भरी हुई जब हो। पेट भरा हो, एग्जैक्टली exactly। आप इबादत भी आप तब कर पाते जब आपका पेट भरा हुआ, वरना आपको ऐसा ही है, कुछ भी समझ नहीं आता। भूख राइट। लगेगी तो नमाज में भी इधर उधर जाएगा दिमाग। यस, ध्यान जाएगा। और देखिए ऐसा ना, ही। अगर आपके बच्चे आपका बच्चा भूखा है या वो कोई चीज मांग रहा है और वो मुसलसल रो रहा है, आप कैसे इबादत करेंगे, या आपका दिल कहीं और कैसे लगेगा। बीइंग अ सही है। पेरेंट हम तो इसी परेशानी में रहेंगे कि अच्छा हम इस तरह के माँ बाप हैं कि हम बच्चे को ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। कितनी बड़ी गिल्ट है। यही होता है। बहरहाल, तो उसकी वजह से फिर कहाँ थे हम, वो बच्चा बाहर भागता है, मैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का, तो मैं तो यहीं रह रहा था। हम्म। अब ये लॉसेस 3 साल में इस तरह से फिर मुझे आइडिया हुआ कि, एक आध दफा मुझे फील हुआ, 3 साल बाद जाकर मुझे एहसास हुआ कि असल में नबील तेरी गलती क्या थी। नबील की गलती ये थी कि नबील ने बंदे को बंदा समझना छोड़ दिया था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने करम किया, गुजर गई। लेकिन उस 3 साल के फेज के अंदर मुझे बहुत सारी चीजों का आइडिया हुआ। मैं किसी के पास जाता था, सलाम करता था,
लोग वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलते थे। फील हुआ कि ये दर्द यहाँ लगा। मुझे फील हुआ कि यार नबील, तूने भी कभी जिंदगी में किसी को वालेकुम अस्सलाम नहीं बोला था। कोई आया था तेरे पास किसी गर्ज से, तो वो एक वक्त मेरा ऐसा गुजरा है जहां पर ये सारी चीजें अल्लाह ने मुझे दिखाई। बाद में बहुत एहसास हुआ कि एक्चुअली नबील ये तेरा ट्रेनिंग पीरियड था। खारादर में ही रोड पर एक दोस्त के साथ चलता हुआ जा रहा था और मैंने उसे कहा, तुझे पता है मेरे साथ लॉस क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैंने कहा अल्लाह ताला ने ये 10-15 लाख रुपए जो नुकसान कराया ना, तो अल्लाह ताला ने ये दिखाना था मुझे कि नबील आज 10-15 पेटी तेरे हाथ में थी तो तेरे ये हाल हो गए थे। कल को 10-15 करोड़ रुपए होंगे तो ये हम्म। हरकतें मत कर। ट्रू तो ट्रू। वो जिस दिन इस चीज का एहसास हुआ ना, उस दिन से रास्ते सीधे होना शुरू। 2009 में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक बचपन का साथी पाकिस्तान वापस आया था, दूर किसी देश में रहता था। वो भी मेरी तरह मैट्रिक करके चला गया था, तो अल्लाह ने माशाल्लाह उसको बड़ा नवाजा। तो जब वो 2009 में वापस आया था तो मैं उसके साथ साथ था। और आज पब्लिकली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बाइक में इतना पेट्रोल नहीं होता था कि मैं अपने घर से उसके घर तक जा सकूं। तो मैं बीच रास्ते में बाइक रोकता था और मैं उसे फोन पे बोलता था, यार एक काम कर, जाना तो मार्केट है, मुझे नुमाइश से पिक करता हुआ चला जा, क्योंकि मेरे पास वापसी में नुमाइश से बंस रोड तक, पाकिस्तान चौक तक का ही पेट्रोल होता था। लेटा के पहुंच गया, जो भी कर लिया। मैं सारा दिन उसके साथ घूमता था। वापस आता था रात को, उसकी शादी की तैयारियां करनी थी, वो पाकिस्तान आया था, मेरा बचपन का साथी था। मैं दोस्तों के पीछे पागल हो जाता। मैंने बहुत निभाई है। मैंने उससे सिर्फ 5 लाख रुपए लोन मांगा था, 5 लाख रुपए, क्योंकि उस वक्त 5 लाख रुपए मेरे लिए इनफ थे। मैं अपना पूरा कारोबार नए सिरे से सेटल कर लेता। मैं रोड पे था, मुझे 2 5 10 पेटी मिल जाती, मैं काम शुरू कर लेता, मुझे मेरे काम का पता था। मैंने कहा मैं टिश्यू पेपर लूंगा, मैं बेचना शुरू करूंगा, मैं निपटा लूंगा। घूमते फिरते उसने पूछा, ना भाई तेरे पास कर्जा कितना है? मैंने कहा मेरे पास 5 लाख रुपए कर्जा है। वल्लाह आलम उसके दिमाग में क्या है, उसने ऐसा क्यों सोचा, या शायद उसे ऐसा लगा कि नबील पे कर्जा 5 लाख है और नबील कर्जा मांग भी 5 लाख रहा है, मैं तो वो दूर देश में बैठा हूँ, कहाँ वसूल कर सकूंगा। तो इसलिए शायद नबील जो है ना यहाँ से लेगा और यहाँ दे देगा। उसकी शादी और वलीमे के बीच में एक दिन का गैप था, और मेरे पास उसकी शादी वाले दिन मैंने शायद कोई 1001 रुपए खर्च किए थे कुछ चॉकलेट वॉकलेट लेने के लिए। तो मैंने उसको मैसेज किया, तो मैंने कहा यार वो 1000 रुपए खर्च किए थे, वो मुझे दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लेने के लिए गया था। ये बताने का पर्पज ये है कि यहाँ से मेरी जिंदगी पूरी चेंज हुई थी, 180 हुई, इसलिए बता रहा हूँ, वरना नहीं बता। मैं उसके पास गया, उससे 1000 रुपए लिए और मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मैंने तुझसे एक रिक्वेस्ट की थी। उसके अल्फाज कोट एंड कोट बता रहा हूँ, लोन वोन छोड़, $300 में अगर नौकरी करनी है तो मेरे पास आ जा, कॉमा। एक्चुअली ये फुल स्टॉप नहीं था, ये कॉमा था। एंड कंटिन्यू इस तरह हुआ कि ये 300 भी तेरे लिए है, मुझे तो यहाँ $100 में लड़के मिलते हैं। दैट वॉज एग्जैक्ट टाइम, 80 रुपए का डॉलर था, 8 या 24 हजार रुपए का कैलकुलेटर मैंने दिमाग में चलाया था। और मुझे पता था कि मतलब उस वक्त मैंने उसी टाइम खड़े खड़े सोचा कि 24 हजार रुपए तो नबील तू इधर उधर भाग दौड़ करके भी कमा ही लेता। ठीक है, मैं चुपचाप वहां से वापस आ गया। लेकिन ये वो टाइम था कि मतलब जमीन नहीं फटी कि मैं उसके अंदर चला जाऊं। ये वो वक्त था, ये जिंदगी का एक मिनट जो है ना, आज 15 साल हो गए, ये आज तक ये मेरे दिमाग में है। ये एक मिनट जिंदगी का, कि ये $300 भी तेरे लिए है, मुझे तो यहाँ 100 100 डॉलर में मिलते हैं। मैं वहां से निकला, और इसके बाद अगले महीने, शायद 1 आध 2 महीने बाद रमजान थी। रमजान में एक दिन ऐसा भी आया कि मतलब लिटरली मेरा इतना बुरा हाल था कि मैंने मगरिब के बाद नीचे घर से उतर के उस बंदे को फोन किया। मैंने कहा भाई, वो जो तूने $300 की नौकरी ऑफर की थी ना, उसके लिए कागजात क्या क्या चाहिए ये मुझे बता दे, मैं तुझे भेज देता हूँ। मेरा इतना बुरा हाल था, लिटरली मेरे घर में राशन भी नहीं था, रमजान का महीना था। उसने कहा मैं तुझे 5 मिनट, मैं तुझे अभी, वहां के और यहाँ के तकरीबन 3 घंटे का फर्क है, हम 3 घंटे आगे हैं। उसने कहा यार मैं तेरे को मगरिब के बाद फोन करूंगा, इफ्तार के बाद। 4 महीने तक फोन नहीं आया, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। लेकिन वो जो वक्त गुजरना था ना, वो गुजर गया। लेकिन उसने मुझे एक चीज की जिद दे दी। मैंने कहा एक तो इस आदमी ने मुझे मेरी औकात बताई, और नबील सिर्फ उस आदमी की इज्जत है जिसकी जेब में पैसे। इसके पास पैसे है। यस, करेक्ट करेक्ट।
मेरे अंदर जितना लॉस होने के बाद, जो $30,000 बहुत बड़ा लॉस होता है, वो तीस यस। हजार डॉलर का जो लॉस किया था ना, तो उसने मुझे तोड़ दिया था। नुकसान के बाद जो है ना, इंसान टूट जाता है। नुकसान को ऐसा लगने लगता है इंसान को, यार ये इसके बाद तो जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म, यानी अब मेरी अब इसके बाद जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। मुझे जो आता था वो सब मैं कर चुका हूँ, और उसमें अगर मुझे लॉस हो गया तो अब इसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं रखा। मैं 2 बार उसी फेज के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर, 2009, मतलब जब लॉस क्राइसिस आए थे 2008 में और 2010 के बीच में, 2 बार मैं नेटी जेटी के पुल पर जाकर खड़ा हो गया था कूदने के लिए। मैंने वो वक्त भी देखा है। और दोनों बार जो है ना, बस आंखों के सामने मेरी गोद में होती थी मरियम, तो अल्लाह ने बस उसकी सामने आ गई ना, मैं हौसला नहीं कर सका कूदने का, मैं वापस आ गया। इसके बाद जब ये हुआ ना, उसके अगले दिन मैं गया था दोबारा नेटी जेटी, मतलब ये जो दूसरी बार हुआ था ना, तो ये उस दिन हुआ था जिस दिन मेरा फोन नहीं उठाया था उसने। और मैं जाकर नेटी जेटी पे खड़ा हो गया था कि नबील अब तेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन बस वहां से 180 हो गया। फिर मुझे जिद पड़ गई, मैंने कहा मैं इसको पैसे वाला बन के दिखाऊंगा। और वहां से अल्लाह ने रास्ते खोलना शुरू किए, फिर मैं जो काम मिलता था करने को तैयार हो जाता। होता ये है एक्चुअली कि जब आप इतना बड़ा काम कर लेते हो ना, तो फिर आपको ये काम बहुत बुरा लगने लगता है। इससे ज्यादा तो मैंने देखा हुआ है। यस यस, मेरा खर्चा ऐसा ही तीस है। हजार है ऐसा ही है, ऐसा ही है। दोबारा वो कहते नौकरी हैं ना कि करने के लिए हम गया। अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला मुझे इसी रंग की शर्ट चाहिए या इसी तरह का मुझे दुपट्टा चाहिए। अल्लाह ताला कहता है रुको, कल तुम्हारे लिए सूट रेडी है, इंतजार करो, अभी ये नहीं चाहिए, अभी ये नहीं मिलना। तो वो वक्त जो है ना, उसने बहुत सारे चेंजेस ला कर दिए। इससे पहले मैं नौकरी ढूंढने भी गया था, और हुआ ये कि जिस दिन नौकरी करने का जहन बनाया, पहले तो नौकरी करने गया तो ऑफर मिली 8,000 रुपए की। मैंने कहा मेरे घर का खर्चा है 30,000 रुपये। एक दोस्त ने रेफरेंस लगाया था एक बहुत बड़े बिल्डर के पास, जो हम्म। एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ होता है। वहां का परचेजर जो था ना, आउटडोर वाला लड़का, उसका यूएस का वीजा लग गया था, तो वो वहां शिफ्ट हो रहा था। एक वैकेंसी थी, दो दो बंदे थे। एक वहां के अकाउंटेंट का कजन था और एक मैं था, इंडिविजुअल। चले गए। 3 दिन मैंने काम किया, और चौथे दिन बोला भाई क्या करना है। मैंने कहा भाई मेरे घर का खर्चा 30,000 है। हम्म। उसने बोला नबील भाई, सेठ ने बोला 8,000 रुपये सैलरी। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता 8,000 रुपये, मेरे घर का खर्चा 30,000 है। तो उसने मेरे को बहुत सिंसियरली बोला, बोला नबील भाई कर लो, हम्म। 30,000 से ज्यादा कमा लोगे। परचेज डिपार्टमेंट है, 30,000 से ज्यादा कमा लोगे। मैंने कहा यार भाई प्रॉब्लम ये है कि जब सेठ को पता है कि मैं 30,000 से ज्यादा कमा लूं, सेठ को पता है कि 8,000 के अंदर गुजारा नहीं है, और मुझे पता है कि मैं 30,000 रुपये मेरे घर का खर्चा है, मैं क्यों हराम करूं। हाँ, ये है ना, तीस ये हजार मेरी सैलरी है, मैं तीस हजार मोरल्स की रुपए में बात। 50,000 का काम करूंगा। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे हराम खाना नहीं सिखाया, मेरे पापा छोड़ देते थे। तो मैं नौकरी छोड़ के आ गया। लेकिन अगले दिन मैसेज आया, बोला नबील भाई थोड़ा सा विचार कर लो, घर के हालात ऐसे थे। मैं नौकरी करने के लिए भी चला गया। मैं जिस बाइक पे नौकरी करने के लिए ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, मुझे मेरे दोस्त ने, जिसने रेफरेंस दिया था ना, उसने बोला नबील मैं बात कर लूंगा, तू लग जा, हम्म। मैं 30 करा दूंगा तेरी। 2 महीने में उसको आइडिया हो जाएगा कि तू कितने पानी में है, वो तेरे को 30,000 कर देगा। मैं जा रहा था साइमा ट्रेड सेंटर के सामने, ट्रैफिक में खड़ा हुआ था। मैंने ऐसे टर्न किया साइमा ट्रेड सेंटर के लिए, सामने से एक वन वे में आया, मुझे उड़ाता हुआ ले गया। मैं 3 महीने बिस्तर पे पड़ गया, नौकरी भी गई। मेरे नसीब में धंधा लिखा था, मैंने धंधा ही करना था। अल्लाह के हर काम में हिकमत। मैं 2 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा, 2 महीने जो कमेटी के पैसे आए थे, जो 3 साल से भर रहा था, 2 महीने ऊपर तले आए, 2 महीने में उसमें भी गुजारा हो गया। फिर वो मामलात भी हुए, भाई ने मुझे मेरी औकात भी बता दी। अब आखिरी ऑप्शन ही कोई नहीं था, फिर जो काम मिला मैंने किया। विद इन 1 ईयर मैं किराए के घर से अपने घर पे भी चला गया। माशाल्लाह। वो लोग जिन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़कर घसीट कर रोड पर लाकर कंगला करके छोड़ा था, ये मेरी गलतियां थी कि मैंने उन लोगों पर एतमाद किया। मैंने सुना है बाद में किसी से कि यार आदमी देख कर एतमाद करना चाहिए। हर आदमी जो है एतमाद के लायक नहीं होता, कभी बहुत गरीब भी और कभी बहुत पैसे वाला भी। बहरहाल मैं, मेरे दिल में एक अच्छाई का तूफान होता था, आज भी है। नबील भाई मैं 2 रुपए कमीशन पे काम करता हूँ, सारा काम मुझे आता है, 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, बस पैसे नहीं है। मैं कहा भाई पैसे मैं देता हूँ, जो कमाएंगे आधा आधा। तो ये वो आदमी था जिसने मुझे $30,000 की चमाट लगवाई, सिर्फ अपने 2 रुपए की जगह 3 रुपए का, 3 रुपए के चक्कर में। और फिर एक और टिश्यू पेपर के काम में कंटेनर उठाया था, दूसरे पार्टनर ने उसमें से माल चोरी करके मेरे पहले पार्टनर को दे दिया, क्योंकि मेरे पहले पार्टनर का दूसरे पार्टनर के ऊपर पुराने वक्तों का कोई कर्जा था। मतलब आप ये देखिए कि अब ये बिजनेस करें तो ये भी देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, इनकी आपस में तो कहीं कोई मसले मसाइल नहीं है।
सख्त लगेगी ये बात, लेकिन आदमी की औकात देखकर भरोसा करना चाहिए। यस यस करेक्ट। नहीं नहीं, सख्त की क्या बात है। आप क्यों नुकसान उठाएं उसके बाद आप एतबार करें। आप पहले ही बंदे को जज कर रहे हैं ना कि ये थोड़ी। मैं हमेशा जब भी कोई इवन हमारे, क्योंकि आपको पता है मैं काम करती हूँ ई कॉमर्स में, मेरे अगर कोई सेलर भी मुझसे कहते हैं कि पार्टनरशिप करनी है, मैं मेरा उनको जवाब बेसिक ये होता है कि पहले हम 6 महीने से 1 साल ट्रांजेक्शन करके देखेंगे कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि आप मुझ पर एतबार करें, या आप इस काबिल हैं कि मैं आप पे एतबार करूं। फिर हम पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। अदरवाइज जो पैसे होते हैं हिसाब किताब सर्विसेज के, हम उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि हर किसी से आप फॉरेन पार्टनरशिप नहीं कर सकते नबील। सही। और पार्टनर हम्म। बहुत सोच विचार, मैं मेरे हिसाब से तो पार्टनरशिप उस वक्त तक, परल छोड़ो उसको, पार्टनर कभी नसीब की बात है। मुझे हम्म। ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मेरे टेबल पर $1,00,000 रखे, लिटरली, मतलब जो तेरे को करना है कर, मैं सवाल करने नहीं आऊंगा। बिल्कुल रिसेंट का है, बताऊंगा बाद में। अभी आप ये देखिए कि काम करने की जब आप बात कर रहे हैं कि बंदे बंदे में फर्क होता है। चाइनीज वही बात है, क्रेडिट आराम से किसी को नहीं देते। हमें काम करते करते, मुझे सालों हो गए हैं आप इस सब चीजों में काम करते करते, मुझे 50 50 60 हजार का इजी क्रेडिट दे देते हैं कि आप अपना सामान उठवा लें, हफ्ते बाद पे करें, 2 हफ्ते बाद पे करें, नो प्रॉब्लम। ये ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदे ने आपको देखा भी नहीं है और वो आप पे एतबार कर रहा है, क्योंकि आपका जो लेन देन का स्टाइल होता है ना, वो अगले को यकीन दिलाता है कि हाँ इसके साथ काम करना चाहिए आगे ऑनवर्ड्स या नहीं करना चाहिए। बंदे को बड़े अच्छी तरह परख लेते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि इस पर ट्रस्ट किया जाए पैसों को लेके या ना किया जाए। तो ये आपकी बात बिल्कुल इसका दुरुस्त है कोई कि खुदा मतलब नहीं है, चाइनीज का पैसा, चाइनीज का खुदा पैसा है। पैसा है, बस उनको सिर्फ पैसा अच्छा लगता है। कितने पैसे इन्वेस्ट करें दराज में? क्रिस्प आंसर्स मुझे दीजिएगा, हम इतने पैसे लगा के दराज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर खुद काम करना है तो $3 लाख बहुत है। कितनी प्रोडक्ट्स हो? सिंपल है। खुद काम करना है, खर्चा कोई नहीं है, रिमोटली काम करना है, आप एक प्रोडक्ट से शुरू करो, लेकिन हम्म। प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आपने ये रखना है कि वो प्रोडक्ट कम से कम मैसेज के कंपटीशन से बाहर निकले। अब ये मत देखो कि यार ये रोज के 100 ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अब ये देखो कि डे वन दराज आपने शुरू किया, दराज आपको डे वन 10 ऑर्डर की लिमिट देता है। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, एक ऑर्डर को पिक पैक शिप करने का आपका जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट भी अगर कंसीडर करूं, और अगर आपको ₹500 वाली प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ₹1,000 वाली प्रोडक्ट है, उसमें अगर आपको ₹100 बच रहे हैं, 10% प्रॉफिट गिनती कर रहे हो ना, ₹100 बच रहे हैं सारे खर्चे काट के, ठीक है ना, और आपके उसके ऊपर एक ऑर्डर को पैक करने में 10 मिनट लग रहे हैं, और रोज के आपको 100 ऑर्डर आ रहे हैं, तो 5 मिनट मल्टीप्लाई बस 100 लगा लो, चलो 5 मिनट ज्यादा है, अब 3 मिनट पकड़ लो, फिर भी 300 मिनट हो गए, आपकी जिंदगी के 5 घंटे निकल गए भाई। अब दुनिया की आसान तरीन चीज लोगों को लगती है मोबाइल एसेसरीज बेचना। मोबाइल एसेसरीज की डिमांड जो मेरे घर के बाहर केले वाला है ना, उसको भी चाहिए हैंड फ्री। बच्चे बेच रहे हैं हैंड फ्री, बोलते फेक रिटर्न आते हैं। अब ये जैसा एक बच्चा है, ये ₹500 की हैंड फ्री मंगवाता है दराज से, ₹200 में रेडी वाले को बेचता है, जेब में डालता है, ₹200 उसको पता है दराज इजी रिटर्न कर देता है, ये जाएगा वहां पर रिटर्न क्लेम कर देगा, खत्म। दुनिया की मुश्किल तरीन प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, ठीक है। सो प्रोडक्ट हंटिंग किसी हो से नहीं गई। बिकेगी, तुझे भी नहीं बिकेगी तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। सोर्सिंग हंटिंग हो गई। अब सोर्सिंग आप कहते हैं लोकल करो, चाइना से मत करो। अगर सामान ज्यादा मंगवाना है तो चाइना से करो, अदरवाइज लोकल करो, पाकिस्तान में सामान है, ठीक है। कम से कम थर्ड। 3 महीने का स्टॉक आप अगर मंगवा सकते हो तो आप चाइना से काम करो, बस। और अगर हम ये इससे कहेंगे कम तीन में महीने का 3 महीने का कितना स्टॉक होता है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के यस। ऊपर। अब मेरा 3 महीने का टारगेट डिपेंड करता था, मैंने पहली बार एक सीबीएम माल मंगवाया, उसमें से भी आधा सीबीएम किसी ने खरीदा और आधा मैंने रखा, बाद में उससे, उसको बेचने के बाद मैं दोबारा गया उससे खरीदने, उसने मुझे ₹500 रख के मेरी चीज मुझे वापस की। लेकिन मैंने सीख लिया, अगली बार मैंने 5 सीबीएम मंगवाया, लेकिन वो साल भर तक बेचा मैंने। हम्म। डिपेंड करता है। इंपोर्टर का सबसे बड़ा गुर्दा ये है कि सबसे पहले वो अपना पैसा समंदर में डालता है, जी जी जी। इसके बाद तैरे आहिस्ता तवक्कल तो आहिस्ता। अल्लाह। हम्म। फिर 3 महीने बाद जब सामान आता है ना, तो जो आया जैसा आया एक्सेप्ट करना है। करना अगर है, हाँ। इसी पॉलिसी पे चलना है, चाइनीज देखो भाई, चाइनीज कोई ईमानदार नहीं है। मैं जिंदगी में पहली बार चाइना जा रहा था ना, तो मुझे 3 लोगों ने एक बात समझाई, बेटा बात सुन, चीना चोर है। ये जिंदगी का पहला सबक लिख ले, चाइना उतरने से बोले बस चीना चोर है। उनके लिए सिर्फ पैसे हैं उनके। अब आप 3 महीने का स्टॉक, ये सिर्फ ₹1,00,000 का माल हाँ। बाय एयर मंगवा लो। यार जो आएगा जैसा आएगा आपको एक्सेप्ट करना कबूल है, तब करना भी तो पड़े। नुकसान होगा ना। यस तो भाई यस। लोकल मार्केट से महंगा क्यों नहीं खरीद रहे। मैंने जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया वो ₹400 वाला मैं ढूंढने गया था ना, उसके बराबर में एक ब्रांड की पॉटी ट्रेनिंग सीट पड़ी हुई थी, ब्रांड की थी।
मैंने उसी टाइम फोटो खींची, बच्चे को भेज दी। बच्चा बोलता है नबील भाई ये तो एक जगह लिस्ट हुई हुई है, इस पे तो कोई रिव्यूज ही नहीं है। एक और प्रोडक्ट है दूसरे ब्रांड का, उस पर 17 रिव्यूज है। मैंने कहा अपन ये लिस्ट करेंगे। अब 1350 रुपए की खरीदी है और 1450 रुपए में लिस्ट कर दी। तवक्कल तो अल्लाह, देखेंगे क्या होता है। अब अगर इसकी 100 रुपए ही बच रहे हैं ना, अच्छा इत्तेफाक से उस वक्त जो है ना मदर केयर के ऊपर या मदर प्रोडक्ट्स के ऊपर परसेंटेज भी कोई 3.4 था, सबसे कम कमीशन इसी पे कम, था। हाँ। अच्छा, एक और बात इस बात में मुझे याद आया, क्या दराज के ऊपर आप जब कोई भी प्रोडक्ट ब्रांडेड लगाते हैं तो आपको अथॉरिटी लेटर्स वगैरह देने पड़ते हैं कि आपके पास? अब चाहिए, अब अच्छा, चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ उस ब्रांड के ऊपर जिसको आप एज अ ब्रांड बेचते हो। एक फ्लैगशिप स्टोर अगर दराज पर लिस्टेड है, देखें दराज भी डेली डेली चेंज हो रहा है। इस ठीक महीने है, दराज की कम से कम 20 एपीआई चेंज हुई है और ठीक मेरा है, पूरा काम ऊपर नीचे हुआ। ठीक कि है, मैं तो ऑटोमेशन पे चल रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आईएमएस भी बना हुआ है, इन्वेंट्री ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम तक है। ठीक ठीक है, है, और ये इतना टेक्निकली काम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में कोई 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं कर रहा। ठीक और बोल रहे हैं। ये 2-3 लोग भी वो हैं जो खुद अपना काम कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर को तो पता ही नहीं है आईएमएस ठीक क्या है, होता है। इनिशियली अगर तो उस प्रोडक्ट का दराज के ऊपर फ्लैगशिप स्टोर है तो भाई आप रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो दराज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। आप नो ब्रांड करके बेचो चुपचाप। नहीं, आपकी जिंदगी का टारगेट क्या होना चाहिए। दराज लॉन्च करने का तरीका सीधा सीधा सिखा देता हूँ। जो हम्म, मेरा तरीका है वारदात है, मुझे फीस मत भरो, 3 लाख रुपए मुफ्त में खुद कर लो। 3 लाख रुपए मुझे फीस मत भरो, हाथ पांव पे काम नहीं करो। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए जिन्होंने फीस भरी और उनके पास काम करने के पैसे नहीं थे। मैंने मुझे क्यों फीस भरी भाई, दिन उनको उन्हीं पैसों से काम चलाना पड़ा मेरे को। हम्म, और फिर पैसे भी वापस किए और फिर स्टोर भी बंद हो गए, क्योंकि आप जब पैसे नहीं होते ना, आप काम नहीं कर पाते यस, ना, तो हाथ यस। पांव से काम नहीं करना फिर चाहिए। देखिए, इसलिए मैं कहता आपने हूँ कम से कम 5 वर्किंग कैपिटल, 1 से 1.5 साल के पैसे वर्किंग कैपिटल के होने चाहिए ही चाहिए, लाजमी। अमेजोन के अंदर ठीक है 1-1.5 साल का रखो, लेकिन कम से कम दराज पे काम करने के लिए आप 6 महीने तो कैलकुलेट करो। हाँ, हाँ, यहाँ लोग हाँ। लिटरली हाथ पांव पे आते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, आज ऑर्डर आया मार्केट भागेंगे ये नहीं कर वो सकते। आइटम। ड्रॉप शिपिंग के लिए भी कोई स्टैंडर्ड हो, या तो आप कोई पर्टिकुलर निश में कोई इस तरह की चीज हो कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कर रहे हैं, उसी जगह पे आके आप कैसे कर सकते हैं? तो मेरी ख्वारी है। फॉर इंस्टेंस आप छोटा आइटम लेने जाओगे ना, कोई भी दुकानदार आपको 1 कार्टन से नीचे नहीं देगा। अगर आप 10 यूनिट लेने जाओगे, फॉर इंस्टेंस हैंड फ्री है, हैंड फ्री 20 रुपए की है, लेकिन अगर आप दुकानदार के पास जाकर बोलोगे ना 10 पीस, वो आपको 80 रुपए की देगा। अब आप 1000 यूनिट के 20,000 रुपए का कार्टन खरीदने की आपके अंदर हौसला ही नहीं है कि आप ऐसे कब ही। बेचोगे, इसलिए आप खरीदते नहीं हो। इसकी जगह भाई अगर आपके पास 20,000 रुपए है ना, आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जो आपका कम से कम 2,000 रुपए का, आप 10 ही खरीदो। अच्छा, आप एक और बात 10 यहाँ पे, यूनिट सॉरी मैं खरीदो। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये मॉल वाली जो बात थी कि दराज के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट, जिस तरह FBA होता है अमेजोन में, कि हम अपना सामान उठाते हैं और अमेजोन भिजवा देते हैं, क्या हम फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट डे दराज पे अपना सामान भिजवा सकते हैं? ओके, व्हाट्स द नहीं, रिक्वायरमेंट? दराज का एफबीडी करने का क्राइटेरिया है थोड़ा सा। वो पहले हम्म, आपकी सेल्स देखता है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से अभी जो नया सिस्टम शुरू हुआ है ना 2-1 महीने पहले, तो हम्म, अब उसमें एफबीडी जो है ना दराज ने चार्ज करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, लोगों हम लोग अब्यूज करते हैं, वी आर अब्यूजर। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम पाकिस्तानियों ने, कि हमने दराज के वेयर हाउस में पहले दिन से एफबीडी कराया। अब हमने उसको अपने दराज को जो है अपना गोदाम समझ लिया है। हम तीन ऐसे तीन नहीं महीने होता। की इन्वेंट्रियां दराज हाँ। को दिखा के बैठे थे। इसके बाद फिर दराज ने सीखा, उसने आपको चार्जेस लगाना शुरू कर हम्म। दिए। अब बहुत सारे लोगों का एफबीडी पहले हटा चार्ज दिया, डे नहीं वन से करा था एफबीडी दराज? पहले चार्ज नहीं पहले करा चार्ज था? नहीं करता, दैट्स एफबीडी वेरी चार्ज नहीं जेनरस करता ऑफ था। देम। एफबीडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था, अब तो मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अब ज्यादातर चीजें हम जो है ना 3PL के थ्रू अपने हाथ में मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ। एफबीडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि दराज पैकेजिंग चार्जेस भी नहीं लगाता था। ओ वाओ। यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट अपने पास रखी है और अब आप पिक पैक शिप कर रहे हो, मेरा 40 ट्रेनिंग शीट का कार्टन होता था 15 रुपए का, और उसके ऊपर लेबल होता था। एक साथ 4 ऑर्डर है तो 2.5 रुपए का पड़ता था, 10 रुपए का बाहर से प्रिंट आउट कराता था। 10 रुपए का भी पकड़ दो, 25 रुपए खर्चा था। एफबीडी करने की सूरत में दराज बोलता है 1 महीने की इन्वेंट्री है डाल दे। अब रोज उसके ऑर्डर आ रहे हैं, वहीं से वो पिक पैक शिप करके फेंके जा रहा है, कोई चार्जेस नहीं है, ये रिटर्न का बहुत भी कोई अच्छी बात मसला है। नहीं है। अमेजोन तो रेफरल के भी चार्जेस लेता है, पिक पैकशिप के भी चार्जेस लेता है, स्टोरेज के भी चार्जेस लेता है, और लॉन्ग टर्म के अलग लेता है। और हर क्वार्टर के इसीलिए मैंने स्टोरेज के कहा चार्जेस डिफरेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि दराज फ्यूचर का अमेजोन है। दराज फ्यूचर अमेजोन से हर चीज सीख सीख रहे हैं। रहा है, हम्म। और पाकिस्तान की और पूरी इंटरनेशनल मार्केट पे समझ लो, एशिया दराज के पास है, अलीबाबा के पास है, यूरोप हाँ, यूएस बुरे कंट्रीज जो है ना अमेजोन के पास है, और ये लोग आपस अमेजोन के में भिड़ते पास भी नहीं है। ऐसा ही है।
इंडिया में ना दराज जा सकता है, अमेजोन फेल हो चुका है, उसको फ्लिपकार्ट ने फाइट की हुई है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ दराज और अमेजोन का फड्डा है ही नहीं। ऐसे ही। टर्की में फ्लिपकार्ट दराज है, खैर चलता नहीं है, अच्छी बहुत बात। बुरा कंपटीशन दे रहा है इंडिया में। अभी भी जो मेजर पोर्शन है वो फ्लिपकार्ट के पास ही है, अमेजोन के पास नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है नबील, फिर वही बात है। है एक हम अलग ही माइंड सेट है एशियंस, उसको। हाँ हम एशियंस है ना, कहने को तो इंडिया पाकिस्तान सेपरेट है, लेकिन स्टाइल ऑफ बाइंग एक ही है। वही रिटर्न का मसला है, वही ब्रांड्स का इशू है जो कि पाकिस्तान में फेस करते हैं। तो अमेजोन कितना ही बर्दाश्त करेगा, देखते हैं कितना अरसा चलता है। मुश्किल है वैसे, ज्यादा सस्टेन करना मुश्किल है। वो उनका माइंडसेट ही अलग है, वो अभी भी मेड इन हाँ इंडिया को प्रेफर करते हैं। ठीक है तो ठीक दराज है। का सिंपल सोल्यूशन ये है कि देखें, दराज पर लॉन्च करने का सिंपल तरीका है, खुद कर लो। बहुत सिंपल है दराज यूनिवर्सिटी। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमसे पैसे ले लो और हमको कमा के दे दो। बाय नेचर हम पाकिस्तानी इसी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर, इसी बात पे इन्वेस्टर। आते हैं, इसी बात पे आते हैं। अगर कमा के दे दो, एक तो हम अभी यहाँ पे पहुंचे थे प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग। अच्छा, इसके बाद होता है लिस्टिंग, कि आपने लिस्ट बनानी है, तस्वीरें वस्वीरें लगानी है। क्या पीपीसी की तरह से कोई मार्केटिंग होती है दरअसल पे? दराज की अपनी पीपीसी है, लेकिन हमने टेस्ट करके देखी है, रिजल्ट्स नहीं है। ठीक हो गया तो खत्म बात फिर। वो भी अभी अच्छा, लर्निंग फेज में है, पीपीसी को एक लर्निंग साल हुआ है। फेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बच्चा है वो जो सब कुछ खुद सीखता है, खुद करना चाहता है, दैट्स अनदर स्टोरी। किसी के पास पैसे हैं, वो आपसे करवाना चाहता है, आप यूजुअली क्या मेथड फॉलो करते हैं? आपके कितने टाइप्स के प्रोग्राम है जिनमें आप उनको इनरोल कर मैं सकते हैं अपने टोटल साथ? 2 या 3 टाइप्स के प्रोग्राम कह सकते हो, तीसरा भी। सबसे पहले मैं एक सिंगल लॉन्च करके दे देता हूँ। ठीक है। इसमें मैं 5 प्रोडक्ट्स की लॉन्च देता हूँ। 5 प्रोडक्ट्स इस तरह से होते हैं कि मेरी टीम हंट करेगी, सोर्स करेगी, और मेरा मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन का क्राइटेरिया होता है नेट 10 से 20% बचना चाहिए। 10 से 20 का इतना बड़ा फेज हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि मार्केट है, अप डाउन प्राइसेस में भी आते हैं, सोर्सिंग में भी आते हैं, और हमारा पाकिस्तानी दुकानदार है, अब दूसरी बार उससे खरीदने चले जाओ, तीसरी बार जाओ, रेट बढ़ जाएगा, माल शॉर्ट कर देगा, ओहो इसका तो बहुत माल बिक रहा है। ये माइंडसेट है। इन चीजों को फेस करते हुए सिंपल इज दैट, आपको जाना, आप खुद जाकर सोर्स कर लो। आप जा रहे हो, आप अपने 5 प्रोडक्ट्स को ही सोर्स करोगे घड़ी घड़ी। हम हम्म। जा रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे पास 19 स्टोर हैं। हम हर स्टोर के लिए बाइंग कर रहे हैं। मैं खुद अब मैंने अपना ऑफिस चेंज किया है। मैं पहले क्लिफ्टन 3 तलवार पे बैठा था, अब मैं एमए जिना मेन आकर बैठ गया हूँ। रिम्पा अच्छा। प्लाजा में मैंने 1800 स्क्वायर फीट का ऑफिस ले लिया, सिर्फ इस वजह से कि अब सराउंडिंग में हर चीज मेरे हो जाए। अब नया माल उतरे तो मेरे पास इत्तला मिले और मैं चल कर जा सकूं। मैं क्लिफ्टन से बार बार उठकर मार्केट नहीं जाता, हम्म। तो हफ्ता हफ्ता मेरी मुलाकात नहीं होती। लेकिन सारा इंपोर्टर मार्केट में बैठा है। मैं खुद भी इंपोर्टर हूं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि जब तक एफसीएल ना हो मैं कंटेनर इंपोर्ट ना करूं। ठीक हो एलसीएल आज गया। भी मैं दूसरों से मंगवाता हूँ। सही है कोशिश सही यही है। हो, रास्ते सारे हैं, बट स्टिल मैं दूसरों के मत्थे मारता हूँ, माल पहुंचे पैसे ले ले, चैप्टर ठीक है क्लोज। चाइना में ठीक मैंने है। पेमेंट कर दिया, माल पहुंचे खर्चा ले ले, खलास। तो ये तरीकेकार है। तो मुझसे काम करने का सिर्फ एक फायदा ये होता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप दुकानदार के पास जा रहे हो ना खरीदने के लिए, आप उसके पास 50 यूनिट के बायर हो। मैं उसका 50 लाख का बायर हूं, क्योंकि मैं मल्टीपल स्टोर्स के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपको वो मेरी पैसे खरीदारी मिलेंगे जो उनको नहीं मिलेंगे, डेफिनेट है ये तो। मुझे जो रेट मिलता है, अच्छा सेकेंडरी मेरी प्रायोरिटी होती है वो लोग जो इंपोर्ट करके होलसेलरों को माल दे रहे होते हैं। ठीक है। मार्केट में एक बंदा वो होता है जो इंपोर्ट करता है, अपने ऑफिस में बैठता है मेरी तरह, और चुपचाप 10 दुकानदारों को माल देता है, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे नाम का बिल फाड़ा, 15 दिन में पैसे चाहिए, खलास। मेरी प्रायोरिटी होती है उन लोगों से, क्योंकि मेरी खरीदारी वैसी है। तो मुझे वो लोग एंटरटेन करते हैं, आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आपके टोटल ऐसा ही है। 3 या 4 या 5 अच्छा, ऐसे ही आपके है। पास कॉन्फिडेंस राइट। नहीं है कि आप कितने पीस उठाओगे, आपको पता ही नहीं है। मेरे तो अपने तरीकेकार हैं, हम टूल्स भी यूज कर रहे हैं। इंडिविजुअली एक क्लाइंट अपने लिए टूल्स यूज नहीं कर पाता। ठीक अब है। 1500 रुपए का एक टूल ले रहे हो, 3000 रुपए का एक टूल ले रहे हो, आपके टोटल स्टोर के ऊपर रोज की सेल ही 10 यूनिट की आ रही है। अब तीर मार के लाख रुपए मंथ एंड में कमा रहे हो, आप बोलते हैं यार 10,000 रुपए तो टूल में निकल गए। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम लोग लेते हैं तो हम मल्टीपल स्टोर्स का कर रहे हैं। अब हम उसका प्रो भी ले लेते हैं, हमको 5,000 रुपए का सस्ता लगता है, ऐसा हम ही है। 19 ऐसा ही स्टोर है। पे डिवाइड कर देते हैं, या ऐसा ही 20 है। स्टोर पे डिवाइड कर देते हैं। अब असल चीज क्या है मार्केट में, मैं मुझसे कोई काम क्यों करे, ये काम मैं करके दे रहा हूँ, दुनिया के लोग करके देते हैं, मैं कोई नवीनता नहीं कर रहा। एक घर बैठा बच्चा भी कर सकता है। मैं बोलता हूँ 3 लाख रुपए फीस, नीचे कमेंट आता है ये सारे काम मुझसे मुफ्त में करा लो, मैंने कहा आप ही कर दो। असल नहीं, देखिए एक्सपीरियंस के पैसे नहीं होते। जो वक्त से आपको सिखाता है ना, उसके बाद आप गलती करें सीखें, आपकी मर्जी है। हमसे अगर वो एक करवाना बच्चे है ने या कमेंट किया सर्विस। नीचे, नबील भाई आपने जो जो वीडियो का लिंक मैंने आपको शेयर किया ना, तो दराज का लॉन्च, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया, भाई ये सारा काम मुझसे फ्री में करा लो, मैंने कहा कर दे, सेल्स की गारंटी दे मुझे। जवाब नहीं आया।
ये चीज होती है, हम लोग देखते हैं कि क्या बिक रहा है, जो आप लोग भी जी करते हो, हम डेटा ड्रिवन लोग हैं। सिर्फ भाई, दराज पे लिस्टिंग। हमारी हमारी चॉइस मैटर ही नहीं करती। हम वो बेचते हैं जो बायर बैठा है बाय करने के लिए। हमें क्या पसंद है, क्या लोग फर्क उनको पड़ता है मांगते इस हैं, बात से। जो बिक रहा है हम वो बेचते हैं। हाँ, यस उसमें थोड़ी सी बिल्कुल। हम उनका क्या करते हैं कि यार गिलास बिक रहा है, माँ की कसम नहीं खाई, यही गिलास बेचना है। ये हाँ, चेंज कर सर दो थोड़ा अंदर सा। बेच रहे, गिलास हाँ, बिक रहा है और तो कुछ दूसरा ऐड गिलास कर का दो। डिजाइन लाओ। अच्छा, हाँ। लोग डरते क्यों है, बोला यार नहीं बिका तो ये चीज है। अब जो दिखता है वो बिकता करके है। अब अगर, तो अब बात ये है कि अगर एक प्रोडक्ट में लाकर लिस्ट करूंगा, जब मेरे बच्चे ने बोला नबील भाई सिर्फ 17 रिव्यूज है, मैंने कहा मसला नहीं है, 17 रिव्यूज है, वीवीआरओ मारेंगे। उस प्रोडक्ट को मैंने लिटरली नो, अच्छा उस वक्त मैंने ऑर्गेनिक वीवीआरओ कराए थे, यानी हम्म। एक ऑर्डर पंजाब से, एक हम्म। ऑर्डर मैंने साहिवाल से, एक को इस्लामाबाद से करवाए। मैंने 9 ऑर्डर करवाए थे। 90 ऑर्डर के बाद अभी मेरे रिव्यूज को मुश्किल से 4 लाइव हुए थे। हम्म। मेरा पहला ऑर्गेनिक ऑर्डर आया। मेरा टारगेट था कि मैंने 17 के सामने 20 रिव्यूज कराने, हम्म। 3 ऊपर जाऊंगा ना, 20% ऊपर। मेरा पहला ऑर्गेनिक ऑर्डर आया है मेरे 90 ऑर्डर के बाद। यहां मुझे पहला ऑर्गेनिक ऑर्डर आया, मैंने सारे वीवीआरओ बंद, अब अपन कोई वीवीआरओ नहीं करेंगे। इसके बाद दराज ने जो मुझे स्पेस दी है, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को मैंने बेच बेच कर 3 महीनों में, ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट का डिफरेंस इस बीच में बताना जरूरी समझता हूं। जब आप एक दुकान बता खोलते दीजिए। हो, आपके पास 5 किलोमीटर का रेडियस है, इससे यस दूर का घाट करेक्ट। आप कभी नहीं करेक्ट। दिखाएंगे। यस यस। आप जब दराज के ऊपर दुकान खोलते हो ना, आपके पास 35 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, जिसमें यस। से कम 10 करोड़ दराज का घाक है। अब उस 10 करोड़ में से मैं बोलता हूं, अरे 10 आदमी तो तुम्हारा आइटम चूज करेगा, तुम ये क्यों सोचते हो कि इतने लोग बैठे हैं, ये इतने लोग बेच रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई रोज के 10 आदमी को माल बेचना है, इससे ज्यादा बेचना ही नहीं है। ज्यादा, हाँ 11वां बिल्कुल। आदमी आपको माजरत कर लो, बोलो मेरे पास जगह नहीं है, मैं दुकान बंद करके घर चला गया हूँ। आप दुकान बंद कर दो, तो आपके पास पूरे पाकिस्तान का क्राइटेरिया। यस, अब आपका एक ऑडियंस बहुत प्रोडक्ट है। ज्यादा है। Yes, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूं, यार कोई खरीदेगा नहीं। अरे 35 करोड़ आवाम में से एक आदमी नहीं मिलेगा जो तेरा 15,000 का आइटम खरीद सके। पाकिस्तान में बहुत पैसा है, अब लिटरली बहुत मैं पैसा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगी थी, कितना पोटेंशियल है हम्म, मार्केट में आपके ख्याल में? जो एक हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, कितने डेली के ऑर्डर्स आते होंगे? मार्जिन बताइए, थोड़ा सा ब्रैकेट बताइए कि इससे इससे प्राइस, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस है प्रोडक्ट का, तो आप एक्सपेक्ट करें कि इतने ऑर्डर्स आएंगे डेली के दराज पे। मैं आपको बिल्कुल काउंट एंड काउंट नंबर, स्क्रीनशॉट आज भी नहीं दिखाऊंगा, मेरी जिंदगी का उसूल है, स्क्रीनशॉट दिखा के कोई माल नहीं मसला नहीं, बेचता। कोई मसला नहीं। मैंने 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा है, और उसका दराज पे पे आउट आया है मुझे 12,500 रुपए, दैट्स इट। ठीक है। 15,000 रुपए में और वो प्रोडक्ट बिका है, शिपिंग फीस के साथ। कमीशन, वेट, अगड़म शगड़म सब काट कूट के मेरी पैकेजिंग के 100 रुपए लगा लो, ठीक है, मुझे 12,500 रुपए का पे आउट आया है। मैंने 10,000 रुपए की ढाई मेरी हजार कॉस्ट। आपको प्रॉफिट पर प्रोडक्ट। हाउ मेनी यूनिट्स हैव यू सोल्ड इन अ डे? एक, मुझे एक दूसरा मही बेचना ही नहीं है। ठीक है, और महीने के आप महीने देते के हैं 30 30। यूनिट बिक रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, बस हो गया काम। 2500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30 लगा लो मेरी बहन, 90,000। 75,000 रुपए हो गए। हाँ हाँ, 75, 75,000। यस। सही है। अब आपके पास 50,000 रुपए पड़े हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में लेने के लिए गया मेरा बच्चा, बोला नबील भाई 10,500 रुपए बोल रहा है। मैंने कहा इसको बोल 5 चाहिए, 10,000 रुपए लगा। उसने हाथ क्या था, बोला मैंने ठक करके सरकारी से 50,000 रुपए ट्रांसफर मारे, 4 यूनिट मैंने मंगवा कर रख लिए। मेरे हिसाब से महीने में 5 बिक जाए बहुत है, हाँ एक हाँ प्रोडक्ट पे थोड़ी देर। हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही था मेरा। एक प्रोडक्ट पे नहीं है सस्ते से मतलब। चलो पीएल वाले मॉडल को भी साथ कनेक्ट कर देता हूं आपके। वो जो ब्रांड का प्रोडक्ट, अब ये पूरा मैं आपको लॉन्चिंग समझा देता हूं, अगर कोई बच्चा लॉन्च करना चाहे कर ले। 400 रुपए वाला प्रोडक्ट था, उसका 1,500 रुपए वाला वेरिएंट उठाकर मैंने लिस्ट कर दिया ब्रांड का। 3 महीने में ब्रांड का माल बेचता रहा। मैं जिस होलसेलर से माल उठा रहा था ना, उसके पास ब्रांड का सेल्स मैनेजर आकर बैठा और उसने बोला भाई आप व्हाइट वाला ही क्यों बेच रहे हो, आप ग्रीन वाला क्यों नहीं बेच रहे? और मुझे उस होलसेलर ने फोन किया, बोला यार तू सफेद वाला क्यों बेच रहा है, ग्रीन वाला क्यों नहीं बेच रहा? तो मैंने कहा बॉस मेरे घर का खर्चा 1.5 लाख रुपए है। ये आज से 4 साल पुरानी बात बता, 3 साल पुरानी। बोला क्या मतलब? मैंने कहा भाई साहब मैं आपको पैसे देता हूं और माल उठाता हूं, अगर तो आप बोलो कि मैं आपके आइटम बेचूं और आपकी मर्जी से बेचूं, तो भाई ये मेरे घर का खर्चा है, मुझे महीना देना शुरू कर दो, तुम जो बोलोगे मैं बेचना शुरू कर दूंगा। तेरा माल पड़ा हुआ है ले जा। जी साहब। उस दिन मुझे घंटी बज गई कि नबील अब टाइम आ गया है इंटरनेशनल सोर्सिंग करने का, आपको पता होना चाहिए कब आपको सोर्सिंग करनी है। मैंने विद इन 24 आवर्स टाओबाओ के थ्रू सेम प्रोडक्ट
उसी ब्रांड की सेम प्रोडक्ट मैंने विदाउट ब्रांड, प्लेन, मैंने चाइना से व्हाइट सोर्स की, लेबल। अच्छा, व्हाइट लेबल मैंने ये भी चाइना से करेक्ट कर सोर्स दें कर कि मंगवा ली। इसको हम व्हाइट लेबलिंग कहते हैं जब कोई प्रोडक्ट हम विदाउट ब्रांड के नाम के मंगवाते हैं या उस पे अपना ब्रांड लगाते हैं तो वो प्राइवेट लेबल हो जाता है, और जब वो किसी भी ब्रांड के नाम के साथ नहीं होती तो उसको हम व्हाइट लेबल कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और किसी और का ब्रांड भी आप बेच रहे हो तो बेसिकली तो व्हाइट लेबलिंग कर रहे हो व्हाइट ना, लेबल ही होता है, क्योंकि आप लेकिन माल बेच रहे हो, ट्रेडिंग कह लो, जब व्हाइट लेबलिंग हाँ कह लो। हाँ, लेकिन जब आप किसी और का ब्रांड बेचेंगे तो आप उसको होलसेल भी कह सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपके पास अथॉरिटी एग्जैक्टली। लेटर होना चाहिए। अगर आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो वो व्हाइट लेबल के ऊपर अपना ब्रांड लिखते हैं और उसको रजिस्टर कराते हैं तो वो ब्रांड बन जाता है। दैट्स द बेसिक आई एग्जैक्टली बिलीव ऐसा ही है। डिफरेंस। उस वक्त 3 महीने, उस वक्त माल आराम से आ जाता था 66 दिन में, 66 45 दिन में आ जाता था। हाँ, अब इतना तो लगता है। तकरीबन 75 दिन। हम्म, उस वक्त कराची में, अब कराची में 66 दिन लिख कर देते हैं कि बेटा 66 दिन से पहले सवाल नहीं करना, उसमें भी आ गया तो ठीक है, नहीं तो 75 दिन से पहले मैं बाउंड नहीं हूं तुझे देने पे। अच्छा। एलसीएम। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक हो गया एलसीएल में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात ये बताइए कि कितनी एजेंसीज क्लियर करती हैं सामान को जब आ रहा होता है और कितना कस्टमर ड्यूटी लगता है उस पे? नंबर बता दीजिएगा, अंदर की बात पाकिस्तान मत में, बताइए। पाकिस्तान में अगर आपको माल इंपोर्ट करना है ना, आपको 27 एजेंसियों को मुंह देना है। और ये 27 एजेंसियों में सिर्फ एक एजेंसी है जो अंदर कस्टम है, अप्रेजर, दैट्स इट। इसके बाद बाहर सारी एजेंसियां बाहर हैं। आप थाने को अच्छा, भी फेस करोगे, आप डीआईडी को फेस करोगे, आप कस्टम की इंटेलिजेंस को फेस करोगे, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो खुफिया हैं, हमको तो सबके नाम भी नहीं पता। ठीक हो आप गया। जीएसटी को और और सेल टैक्स को भी फेस करोगे। कितने टैक्स लगते हैं जब आप इंपोर्ट करते हैं? 100 रुपए की चीज है, पाकिस्तान मंगवाने के बाद उसका फ्रेट व्रेट लगाने के बाद अगर वो 100 रुपए की पड़ रही है, आपको 65 रुपए प्लस माइनस उसके ऊपर खर्चा लगेगा ही लगेगा। सिक्सटी और फाइव अगर वो परसेंट फिनिश गुड है, 65%, और अगर वो फिनिश गुड है, आप उसको 100% ही कंसीडर करो। ओ माय गॉड, क्योंकि क्या मार्जिन समटाइम्स है? मार्जिन ही नहीं है इंस्पेक्शन के फिर। टाइम पे, हाँ, जनरल मार्केट में माल आता है ऐसे। अब ये ग्लास है फॉर इंस्टेंस, चाइना में 1 RMB का है, पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये हो जाता है 2.5 RMB का। मैं 3 महीने पैसे फंसाता हूँ। जनवरी की 1 तारीख को मैंने फुतियान मार्केट से माल लिया, जनवरी की 15 तारीख को फुतियान से या शंघाई से माल चला, निम्बो पोर्ट गया। 65 डेज, 75 डेज इसको कस्टम पोर्ट पे लगेंगे, माल आ जाएगा 28 दिन में, कंटेनर आ गया। मिक्स माल का कंटेनर है, 28 CBM, यूजुअली मिक्स माल का 40 फीट के अंदर आता है, और 40 फीट के अंदर 72 CBM माल होता है। यस यस। 68 तो मरे से हमारा होता ही होता 68 तो है। अब लाजिम 68 है। CBM के अंदर आपके 68 वेरिएशन नहीं होते, उसके अंदर मिक्स होता है। टू है, यानी हर आइटम आधा सीबीएम। अब समटाइम्स क्या होता है, कोई 2 CBM भर दिया, कोई 1 CBM भर दिया, अच्छे से अच्छा इंपोर्टर भी है ना, तो वो 68 CBM को कम से कम भी 10 के अंदर डिवाइड कर सकता है, 7 CBM से नीचे नहीं जा। नहीं जा सकता, ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि जब आप यूनिट लेवल पे, हो सकता है कोई सामान ऐसा हो जो $10 का हो सकता है कोई यूनिट ऐसा हो जो $1 का हो। जब आप टोटल डिवाइड करते हैं ना यूनिट लेवल के ऊपर तो सबकी ही प्राइस बढ़ जाती है, वो $1 वाला भी आपको $2-3 पे पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि कस्टम पे ये आएगा, पोर्ट पे ये कंटेनर लगेगा, अप्रेजर देखेगा इतनी बड़ी लिस्ट, तो इसको आखिर में करेंगे। 20 दिन से कोई पहले तो वो टाइमलाइन हुई नहीं नहीं। है, कोई टाइमलाइन नहीं है नबील। कोई ये नहीं आपको कह लिटरली सकता। हाथ पांव जोड़ने पड़ते, 30 दिन मरे से मरा, और वो भी जो पुराना एक्सिस्टिंग इंपोर्टर है ना, तो उसकी सेटिंग है, तो वो 20 दिन बाद भी हाथ पांव जोड़ के ग्राउंड करवा लेता है। नया आदमी मिक्स माल का कंटेनर मंगवाए, भाई वो अपने गुर्दे बेच के मंगाए, अपने पैसों पे मंगाए, दूसरे का माल ना मंगाए, ये तो बाद में घर बेच के भी पैसे ही देने पड़ेंगे उसको। हाथ में पेशेंस ही नहीं है। जब मेरा हाँ नहीं, कंटेनर है। लेकिन ये पेशेंस तो मेरे में भी नहीं होगा ना नबील, ये पेशेंस तो मेरे में भी नहीं है 75 डेज का। मेरे तो बायर का प्रेफरेंस ही चेंज हो जाएगा इतने में, जितने में मेरा सामान क्लियर होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका इसीलिए मैं मूड बदल जाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले मार्केट में माल बेचना शुरू करो, जब बिकना शुरू हो जाए 3 महीने बाद का कैलकुलेशन लेकर और 3 महीने का माल मंगवाओ। मैंने किस वक्त कैलकुलेट किया, 6 महीने बाद। नबील, अच्छा, दिस इज इसी द राइट टाइम आपको इंपोर्ट करना है। इसी 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 को सेकंड क्वेश्चन देते हैं नबील। आज मैंने सामान मंगवा लिया 3 महीने का, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 100 यूनिट महीने के निकलेंगे, 300 यूनिट मैंने मंगवा लिए। जब तक वो सामान पहुंचा या तो मेरी लिस्टिंग खराब हो गई, दराज ने मेरी लिस्टिंग उड़ा दी, व्हाट्सएवर कोई भी मसला हुआ, अब मैं वो बेच नहीं सकती ऑनलाइन। क्या कोई दूसरी ऑप्शन है? शॉपिफाई सेकंड ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू सामान बिक सकता है या होलसेल में हम निकाल सकते हैं?
पाकिस्तान की बाजार में आप अभी भी माल बेचने निकल सकते हो, अगर आप एग्जिस्टिंग इंपोर्टर हो तो। नया बच्चा मार्केट में से माल बेचने निकलेगा तो उसको चोरी का भाव मिलेगा। सेम वही हाल होगा जो अमेजोन में होता है आपका लिक्विडेशन के टाइम पे। लिक्विडेशन पे। लेकिन जब आप 6 महीने से एक लिस्टिंग चला रहे हो, इतना आसान नहीं है लिस्टिंग उड़ जाना, मेच्योर लिस्टिंग है, ठीक है। इतनी आसान नहीं। तो सनी अली का एक वर्ड था अनटचेबल। कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती है जिसमें 10-10 हजार रिव्यूज होते हैं, वो अनटचेबल लिस्टिंग्स होती हैं, उसके पीछे मत जाना। मैंने दिमाग में फतूर बना लिया था कि मैं अपनी लिस्टिंग को अनटचेबल बनाऊंगा और बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड का मतलब वी आर ऑन दैट लेवल कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा, क्योंकि देखिए, और ये नबील के 1 2 3 महीने की बात नहीं है, इट टेक्स इयर्स टू गेट टू दैट लेवल। कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है और बहुत पेशेंस के साथ। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, मैंने पहले बोला। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे बोलते हैं डे 1 से मैं अपना नहीं, नहीं आइटम होगा। बेचना शुरू करूँ और नहीं, कोई ना बेच रहा हूँ, भाई और देखिए, मैं डे 1 अनटच। टाइम टाइम बताइए कि आप क्या टाइमलाइन देते हैं नबील। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरी जो टाइमलाइन है, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है पीएल करने के लिए, मैं उनसे कहती हूँ 1.5 से 2 साल तक सब्र कर सकते हैं अमेजोन पे तो पीएल करें। इसके अंदर आपको प्रॉफिट्स नहीं आएंगे और आपको इनिशियल मैं इन्वेंट्री लॉस पे देनी पड़ेगी। आप क्या बिल्कुल देनी टाइमलाइन पड़ेगी। देते हैं? पीएल के ऊपर मैं इनिशियली रिकमेंड ही नहीं करता, एज फार एज आपके पास 50 लाख रुपए कैश पड़े। ठीक है, ठीक है। एंड फॉर हाउ लॉन्ग? ये वो बंदा है जो मार्केट में आया है कि भाई मेरे पास पैसे है, मेरे को धंधा करना है। ठीक है, और मैं जाया करने के लिए इसको मैं तैयार हूँ, मेरा घर रिकमेंड ही इससे नहीं करता। डिस्टर्ब नहीं होता। ये पैसे मेरे बच्चों को, मेरी किचन को डिस्टर्ब नहीं यस, करते, जाया कर दो, फेंक यस, दो। ठीक है। यस। ये वो बंदा या तो पीएल में घुसे, सबर वाले का काम है, सबर। या फिर ऑलरेडी एक एक्सिस्टिंग ब्रांड है मार्केट में, वो उठकर आता है और बोलता है यार हमें दराज पर जाना है, तो हम उनको कह देते हैं कि भाई आ जाओ हम आपको कर देंगे, और उसमें हम थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हम उनको फ्लैगशिप पे ले आते हैं। और क्या वो आप बंदा पार्टनरशिप्स भी करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा, जैसे मुझे बहुत ऑफर आती है बट आई रेयरली डू पार्टनरशिप्स, आप करते हैं? पार्टनरशिप करने का मेरा अपना क्राइटेरिया है, ठीक है, पार्टनरशिप में इंडिविजुअल के साथ नहीं करता। ठीक है। पार्टनरशिप करने का मेरा सिंपल क्राइटेरिया है, मैं कम से कम एक अमाउंट, यूजुअली ये 5 मिलियन होता है, इस 5 मिलियन के अंदर 5 पार्टनर्स होते हैं मिनिमम और 10 पार्टनर्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है, ये मेरा पार्टनरशिप का क्राइटेरिया है। और उस स्टोर की फुल ओनरशिप मेरे पास होती है, मेरे पार्टनर के पास नहीं होती। एक्चुअली वो मेरे बिजनेस पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, या व्हाट इन्वेस्टर वुड बी पार्टनर द होते व्हाट वुड बी द एग्जिट फ्रॉम दिस बिजनेस? अगर फॉर एग्जांपल मैं पार्टनर हूँ, मैं 1 मिलियन लगाया आपके साथ, और मैं कहती हूँ मुझे नबील अब एग्जिट करना है 6 महीने बाद, मेरे लिए एग्जिट क्या है इस बिजनेस में? हैं। एग्जिट क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तो वो 15 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है जो एंटर एंटर करने से पहले आपको साइन करना होगा और उसको ठीक पढ़ना होगा। होगा। ठीक है। 4 घंटे का एक जूम का सेशन है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ, एक हम्म। साल से पहले तो आप एक्सिट भी नहीं कर सकते चाहे ठीक नुकसान हो में हो। गया। ठीक हो पहली गया। चीज। 1 साल से पहले तो एग्जिट होने नुकसान ही के है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अगर पांच नहीं, मिलियन लगाने हैं तो वो 1 साल में रिसीव नहीं होने वाले। एक्चुअली मैं प्राइवेट लेवल पे नहीं जाता ना, मैं जो ये अच्छा, ज्वाइंट ठीक वेंचर है। पार्टनरशिप प्रोग्राम करता हूँ, इसमें मैं सिर्फ वाइट लेवल पे करता हूँ, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर है ना 5 लाख 10 लाख वाला, वो बोलता है भाई मुझे कल नफा चाहिए, उसके पास पेशेंस नहीं, उसके पास पेशेंस होता तो वो प्राइवेट लेवल अकेला करता, ठीक है, वो ठीक है, डन। पार्टनरशिप में ना आता। जिस आदमी में नुकसान करने का हौसला नहीं है तभी तो वो आपको पार्टनर बना रहा है, वो कह रहा हाँ, है तेरे गोश्त में छुरी होगी तो तुझे दर्द हाँ, होगा। हाँ, ये बात है, ट्रू, ट्रू, ट्रू। और फिर देखिए, ये देखिए माइंडसेट पता इसमें चल जाता है। इसमें इसमें एक प्रॉब्लम बात ये भी है नबील कि अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ, मेरे पास 5 साल की एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज 5 साल काम करने के बाद मेरे पास आई है। आपको आज अपने 10 रुपए बचाने हैं, वो मेरे 5 साल के पैसे मुझे कौन देगा? तो अब इन्वेस्टर क्या करता है, मेरा पैसा बच जाए, इसका बेशक टाइम जाए, मेरे टाइम की बहुत कीमत है भाई, पैसे से ज्यादा। इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप ना करने का सिंपल रीजन ये है, मैं आपको एक बिजनेस खड़ा करके दूंगा और हाँ, अगले दिन आपका बच्चा जवान हो जाएगा, अरे आप नबी देंगे भाई मुझे टाटा ऐसा बाय लग रहा बाय। है मेरा बेटा बड़ा हो गया है यार, कल से मेरा बेटा संभालेगा, क्या मैं ट्रू पागल हूँ? नबील, ट्रू, 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 ट्रू। ये इसलिए जो है मैं इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप नहीं करता। और ठीक जो है। बंदा आगते के साथ बोलता है ना यार ये फीस फीस छोड़ो पार्टनरशिप पे काम करते हैं, बोला भाई साहब आपका काम ही नहीं है, ये नहीं है, मार्केट नहीं। आपके लिए नहीं है, धंधा आपका नहीं है। आप जाओ प्लाट बेचो, मैं खुला बोलता हूँ, बोला जाओ हाँ, प्लाट बेचो गाड़ी ले लो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे चलिए पता अब ही है इसको वही आदमी है। हाँ, इंशाल्लाह अब इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। हाँ, आप प्लीज Yes. मुकम्मल कीजिए बात। वो 1 साल से पहले एग्जिट नहीं कर सकता, और 1 साल बाद जब पूरा कैलकुलेशन होगा उसके बाद अगर वो कहता है कि एग्जिट करना है, 5 पार्टनर्स हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करा रहा हूँ। ये जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप मैंने जुलाई में स्टार्ट किया और मेरे 4 स्टोर्स में इस महीने लॉन्च कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, और मैं माशाल्लाह। सिर्फ
6 महीने में, ये साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही आवाज निकालता हूँ। एंड दैट मुझे यू हर आर डूइंग महीने ऑन लॉन्च, दराज ओनली, और ये आप राइट सिर्फ नाउ, दराज, राइट नाउ, अच्छा राइट ठीक हो नाउ गया। मैं उस वक्त तक किसी चीज के अंदर एंटर नहीं होता जब तक उसकी अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे हाथ में ना हो। और बिल्कुल ठीक प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस में अपने पैसे डाल के डुबा कर इसके बाद सीखता हूँ, बिल्कुल ठीक इसके है, बाद मैं ऑर्डर। बिल्कुल सेम सेम लाइकवाइज। मैंने कोई 2 से 3 दफा तगड़ा नुकसान किया स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैंने 1.5 साल खुद सेलिंग की, और उसके बाद मैंने सर्विसेज देना स्टार्ट की। अब ये वो जो बंदा होता है ना, आके कहता है मैं पहले सर्विसेज दूंगा, सीखूंगा और फिर अपने पैसे लगाऊंगा, वो एक्चुअली आपके पैसे से सीख रहा होता है। तो ऐसे बंदे के साथ सर्विसेज में काम नहीं करना चाहिए। उसमें और मार्केट के नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये सर्विस प्रोवाइडर ने जिंदगी में कभी बाजार का मुंह नहीं देखा है। यस, इससे यस, नो बर्दाश्त नहीं होती। इसे दुकानदार बोलता है भाई ये ऐसे नहीं होता, तो वो बोलता है ऐसे नहीं होता होगा, और यही चीज वो जाकर सीधा क्लाइंट को चिपकाते हैं कि सर यस, ये तो ऐसे ही होता है। हाँ, हाँ। उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आती। नहीं आती, और दूसरा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो होता है, ग्रुप्स में जाके पोस्ट लगाई जाती है, मेरा क्लाइंट ये कह रहा नंबर है, ब्लॉक, बता दें हम क्या करें। नंबर हाँ, ब्लॉक, नंबर ब्लॉक कर देगा आपका। उसे जवाब देने नहीं आता। मैं अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर कंसीडर ही नहीं करता। मैं बोलता हूं मैं आज भी कबाड़ी था, कबाड़ी हूं, कबाड़ी रहूंगा। मैं कारोबार करता हूं, और मैं अपने सर्विसेज के बिजनेस में अपनी जिंदगी का 20 साल का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस घुसा कर, और जो स्ट्रेटेजीज निकालता हूं, ये फ्री में जो काम करके देने की ऑफर कर रहा है ना, उसके पास नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसके नहीं है, हो बाप ही ने नहीं भी हमेशा सकती, नौकरी की। हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बस एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हमने फुल कंटेनर मंगवाना है, उसकी इंपोर्ट कितने में होगी, सामान के पैसों के अलावा? मुझे एक 20 का मंगवाना है कंटेनर, इंपोर्ट करना है चाइना से, नॉर्मल गुड्स है, कोई पेरिशेबल नहीं, नो ग्लास, नो लिक्विड, नो पेट्रोल, नथिंग। मिक्स माल है, कितने? 20? मिक्स माल है, मिक्स माल है। मिक्स है, मिक्स है। और एक भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैंने ग्लास मंगवा लिया पूरा पूरा 20, और कोई हो फर्क है, सकता है मिक्स। अच्छा, बता बहुत दीजिए, फर्क है। दोनों बता दीजिए। अगर आपका ये पूरा कंटेनर गिलास भर के है ना, गिलास की जो ड्यूटी लगनी है लगनी है। ठीक है, असल चीज होती है टाइम के पैसे। ठीक है, ये 27 मिनट में बाहर आ जाएगा, ठीक 27 है, मिनट में। ठीक है। यहाँ पर मुझे ग्राउंड हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, ड्यूटी पे की, 27 मिनट में ये बाहर आ जाएगा। मेरा अच्छा, टाइम कितना लगा? कुछ भी नहीं। आधा घंटा, मैं आपको इस बिल्कुल। कंटेनर पे 50,000 रुपए भी मुश्किल से चार्ज करूंगा। जो ठीक है, लाइसेंस फीस है, जो लीगल फीस है, वो सब करने के बाद अपनी टोटल सर्विस चार्जेस जो है ना, यानी मैं आपको बोलूंगा भैया 50,000 रुपए दे दे, बहुत है मेरे लिए, मेरा टाइम ही नहीं लगा, मैंने तो मोबाइल पे 3 मैसेज किए थे, तो ठीक है, 50,000 भी ज्यादा है मेरे। ठीक है। लेकिन इसकी जगह ये मिक्स माल का कंटेनर है। पहले हम्म, तो आपने 40 दिन 50 दिन जो है पोर्ट पे पहुंचने के बाद सब्र करना है, वो अलग। मैंने हम्म, अपनी तरफ से जितने एफर्ट लगाने वो अलग। इसके बाद में आपको पूरी इनवॉइस के ऊपर जितना खर्चा आएगा, इसमें वो खर्चा ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों शामिल है। वो सब ठीक है। करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके ऊपर 5% मेरा। अब अगर आपके पूरे हाँ, कंटेनर खर्चा अगर 1 करोड़ रुपए आएगा ना, तो मैं आपसे सीधा 5 लाख रुपए मांग लूंगा। और क्या ऐसा सीधा। होता है कि मैक्सिमम आज तक आपने कितना मैक्सिमम देखा है कि एक कंटेनर उतारने पे इतना बंदे ने पैसा दिया है, सामान को छोड़ दीजिए, सिर्फ कंटेनर क्लियर कराने पे? ड्यूटी की बात कर रहे हो तो भाई 2 करोड़ रुपए ड्यूटी भी देखी हुई है। ओ माय गॉड। अब अगर आपने 1 टन माल भी मंगाया है तो 2500 का मतलब हो गया 25 लाख रुपए। 2 जीरो बढ़ गए ना, 2500 के आगे 2.5 लाख रुपए। अब 10 टन माल है, 25 लाख रुपए ड्यूटी हो गई। शायद मैं जीरो आगे पीछे कर रहा हूँ। 2.5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हो गई। समझ रहे हो? कहने का मकसद ये है कि भाई, अच्छा इसके भी कंटेनर आते हैं मार्केट में। मैंने 2-2 करोड़ रुपया एक कंटेनर की ड्यूटी देखी है। मिक्स माल के ऊपर आप लमसम कैलकुलेट करो, 3 करोड़ रुपए का कंटेनर पड़ जाता है, $1,00,000 का कंटेनर पड़ जाता है ड्यूटी समेत। ठीक हो आते हैं गया, हमारे जानने वालों से मार्केट में। सही हो गया। थैंक यू सो मच दबीर, आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया सब कुछ। इंशाल्लाह इफ अगर हम हमें लगा कि आपके पास और टाइम है और आप दे सकते हैं, तो हम इम्पोर्ट पे भी इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। इट वाज रियली नाइस कोई मसला हैविंग यू, और थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की।